श्रीवास्तव साहब, 2006 से आप प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं। हाँ जी श्रीवास्तव साहब, जैसे 2007 से लगभग मैं आपके साथ हूँ। आप मई 2007 में आपके पास पहली बार आए थे। और धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र जी HP सिंह हैं और दूसरे राय चौधरी हैं, शर्मा है, अनुपमा शर्मा। बेसिकली पिछले दिनों एक हमारी सब लोग इकट्ठे मिले थे किसी मीटिंग में, तो वी हैड डिसाइडेड के टू फाइल ए कॉम्प्रीहेंसिव पेटिशन बिफोर ये कंपोजिट सब चीज मिला के। तो मुझे आप धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, HP सिंह साहब भी आने वाले हैं, तो आप मुझे क्लियर टर्म्स में बताएं सो दैट सारे के सारे लोग, हमारे वकील लोग सुने, धर्मेंद्र जी खास तौर पर, जो कि अल्टीमेटली क्या हम ऐसी पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिससे ये पता चले कि अल्टीमेटली आपके ग्रीवेंसेस भी रिड्रेस हो। दूसरा, जो लोग गार्ड हो ना, 5,000 करोड़ का 6,000 करोड़ का घपला किए बैठे हैं ये लोग, तो 5,000 करोड़ का तो फिगर कैसे आई है, तो जरा आप बताएंगे। आप डिटेल में पूरा शुरू से बता देते हैं। शुरू से बताइए, फ्रेश हो जाएगा, इनको भी ये हो जाएगा। और जहाँ इनको पूछना है वहाँ ये पूछ लें। HP सिंह को तो थोड़ा बहुत, चूंकि अलग अलग हो रहा है ना, आप सर्विस डोमेन में कर रहे हैं, धर्मेंद्र जी सिविल साइड में कर रहे हैं, HP सिंह क्रिमिनल साइड में कर रहे हैं, तो अलग अलग है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि मैं 2005 से शुरू करता हूँ। 2005 में मैं एडिशनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन था। सिविलिटी में एक इंस्पेक्शन डिवीजन है, ये अपने अफसरों का इंस्पेक्शन करता है, अपने ही लोगों का, कि अगर कोई मिस्टेक हो गया, इसको प्रिवेंटिव विजिलेंस बोलते हैं। तो चूंकि इनकम टैक्स एक्ट में, रेवेन्यू लॉ में सब जगह लिमिटेशन होता है, एक पीरियड के बाद सरकार टैक्स नहीं ले सकती है, भले टैक्स की चोरी करके बैठा हो अगला। तो उस लिमिटेशन के पहले हमको अपनी गलती खोज के गलती को रेक्टिफाई कर लें, ये हमारा काम है। अफसर की गलती है नहीं है, उसके लिए प्यूरिटिव विजिलेंस है जो CVC के अंडर में काम करता है, वो फिर वहां जाता है, वो मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग करेगा। उसके इंचार्ज आप थे? हम प्रिवेंटिव के इंचार्ज थे। मेरा काम था कि या तो कंप्लेन पे या इंटेलिजेंस पे या रैंडम या कोई रेफर होके आ जाए, तो हम कोई शिकायत मिले कि इस अफसर की गलती से रेवेन्यू का लॉस हो गया है, तो फाइल हम लोग मंगवाएं, इंस्पेक्शन करें या वहां जाकर के इंस्पेक्शन करें, और अगर गलती है तो फिर सिविलिटी को रिपोर्ट करें, और सिविलिटी फिर उस पर कंसर्न चीफ कमिश्नर को डायरेक्शन दे देती है कि आप इसको रेमेडियल मेजर। तो ये आपने मैं सितंबर 2004 में मैंने ज्वाइन किया था इंस्पेक्शन डिवीजन में। इंस्पेक्शन डिवीजन ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सबसे हाईएस्ट बॉडी, पेरेंट बॉडी है, कंट्रोलिंग बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट में बना है पार्लियामेंट। तो आपने क्या किया उसमें? तो मेरा काम वहां था, मुझे वहां पे ये इंटेलिजेंस दिया गया, मिला कहीं से, सोर्स हम नहीं बताएंगे, सबका अपना सोर्स होता है, हर इन्वेस्टिगेटर का सोर्स होता है, कि एक पर्टिकुलर ऑफिसर ने, सुमोना सेन 99 बैच की है। आप ही की IRS? हाँ, हम तो अपने ही अफसरों का करते हैं इंस्पेक्शन, तो IRS बाहर तुम जा ही नहीं सकते। ठीक है। तो उसका सुमना सेन उसी की बीवी है जिसका हस्बैंड एक अभिसार शर्मा NDTV का एम्प्लॉय। ठीक है, उसका मैंने समवेयर आई हैड रेड इन न्यूज़पेपर। हाँ ठीक है। तो वो उसने NDTV के साथ मिल करके कोई मेजर घपला कर रखा है, जिसमें गवर्नमेंट को करीब 200-250 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है। इतनी बड़ी? इतना बड़ा? इतना मतलब 200-250 करोड़ का। तो ऑब्वियसली चूंकि नाम था सुमना सेन IRS 99 बैच, तो चूंकि नाम था, SSC का नाम था, टैक्स पेयर का नाम था, ऑफिसर का नाम था, उसके साथ दूसरी मुकदमा है, तो वो अभी नहीं है, अभी बाद में, मतलब ये करके इस केस में इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें इन्वॉल्व अभी नहीं, इन्वॉल्व तो है, बट अभी हमको पता नहीं है। तो चूंकि क्लियर कट इन्फॉर्मेशन था, तो हमने रिकॉर्ड मंगवाया, ऑफिशियली रिकॉर्ड मंगवाया, रिकॉर्ड चेक किया और पाया कि इन्फॉर्मेशन सही है। तो हमने सिविलिटी को रिपोर्ट किया, सिविलिटी ने इंस्पेक्शन करने के लिए डायरेक्शन दे दिया। अरुण भार्गव मेंबर थे, हमारे मेंबर इंचार्ज थे। मेंबर IT जो होता है इनकम टैक्स CBDT में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, मेंबर इनकम टैक्स, वो इंस्पेक्शन डिवीजन का बॉस होता है। प्लस हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रिपोर्ट करते हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते हैं, PSC को। जरा आप नोट करते रहना। क्वार्टरली रिपोर्ट CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, तो हम फंक्शनली उसके अंडर में काम करते थे। हम अपना क्वार्टरली रिपोर्ट देते हैं CNG को, और एनुअल रिपोर्ट देते हैं PSC को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पार्लियामेंट की होती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारा होता है सिविलिटी का, जैसे हमको गाड़ी है, स्टाफ है, अदर खर्चे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, तो सब सिविलिटी देगा। बट अल्टीमेटली क्या किया?
तो गाड़ी से हमें कोई नहीं मतलब नहीं ultimately है। क्या किया? अल्टीमेटली जब हमने एनडीटीवी का रिकॉर्ड चेक किया तो पाया कि इसमें प्राइमा फेसाई कंप्लेन सही है, तो हमने प्रॉपर इंस्पेक्शन शुरू किया। जैसे मैंने इंस्पेक्शन शुरू किया पहाड़ टूटने लगा। ये जो सुमना सेन है, जो एनडीटीवी के एम्प्लॉय की वाइफ है, और जो बाद में रिकॉर्ड से हमने देखा कि इसने रूल 4 सीसीएस कंडक्ट रूल में, जहां पे इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना मैंडेटरी है, उस वक्त आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि चिदम्बरम जो शायद फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको इन्फॉर्म करना? नहीं, हम चिदम्बरम को क्यों इन्फॉर्म करें? फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ऊपर है, हम तो अपना मेंबर को इन्फॉर्म करेंगे, अपने सीनियर ऑफिसर को। और मेंबर अगर ठीक समझेगा तो बताएगा सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी और चेयरमैन मिलकर मंत्री को बताएंगे। मेरा काम नहीं है मंत्री को बताना। तो हम लोगों ने अपने मेंबर को बताया। मेंबर ने कहा कि मेंबर अरुण भार्गव साहब थे, वो रिटायर करके 69 बैच के थे। तो अरुण भार्गव साहब ने कहा कि इंस्पेक्शन करो। इंस्पेक्शन कराया। जैसे रिकॉर्ड मंगवाया हमने जून 2006 के आसपास, तो जैसे हमने शुरू किया तमाशा शुरू हो गया मेरे अगेंस्ट। उसका कारण ये था कि सुमना सेन के जो हस्बैंड हैं अभिसार शर्मा एनडीटीवी के एम्प्लॉय हैं अक्टूबर 2003 से। रूल 4 जो है हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल, उसमें ये मैंडेटरी है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई भी फैमिली डिफाइंड है जिसमें हस्बैंड इंक्लूडेड है, अगर कोई भी फैमिली मेंबर किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट फर्म में एम्प्लॉयड होता है, भले ऑफिशियल डीलिंग हो ना हो, I know that. तो गवर्नमेंट आप सर्विस लॉयर है, आपको पता है। I know that. That implies तो duty not to disclose. ये हमने बाद में जब इंस्पेक्शन किया, बाकी रिकॉर्ड से लिंकअप किया, तो सुमना सेन ने अक्टूबर 2003 में ये इंटीमेशन नहीं दिया था कि उसका हस्बैंड एनडीटीवी का एम्प्लॉय है। नंबर 1 छिपाया था। नंबर 2, अगस्त 2004 में सुमना सेन ने अपनी पोस्टिंग जैसे भी करा ली एनडीटीवी के सर्कल में, जहां एनडीटीवी का असेसमेंट होता है। तब भी डिस्क्लोज नहीं किया उसने? तब भी डिस्क्लोज नहीं किया। न केवल एनडीटीवी was giving shelter to her. अभी शेल्टर की बात नहीं कह सकेंगे क्योंकि अभी तो हमसे रिकॉर्ड देख रहे हैं। बेसिकली देखो कि अगर मैं मेरी वाइफ वहां अप्लाई होती है जहां पर मेरा असेसमेंट होता होना है, तो ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी हो गया ना? बिल्कुल हो सकता है। क्यों ये है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। हम बाद में दिखाएंगे ये कैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आप सही कह रहे हैं। ऑब्वियसली जो बेनिफिशियरी है वो शेल्टर करेगा, जो बेनिफिशियरी नहीं है वो चैरिटी तो कोई कर नहीं रहा है। तो अगस्त 2004 में सुमना सेन की पोस्टिंग हो गई सर्कल 13-1 में। सर्कल 13-1 टेक्निकल वर्ड है, मतलब रेंज 13 और उसका सर्कल 1। ये दिल्ली में दिल्ली का रेंज 13 और रेंज 13 का सर्कल 1, हम 13-1 कहते हैं अपने जार्गन में। तो 13-1 में पोस्टिंग हो गई, जहां एनडीटीवी और एनडीटीवी के सारे डायरेक्टर्स, प्रणव राय, राधिका राय, विक्रमादित्य चंद्रा, केवीएल नारायण राव, ये सारे वहां एसेस होते हैं सारे डायरेक्ट टैक्स के लिए। सारे डायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया कि 9 डायरेक्ट टैक्स हैं, और कोई भी ऐसा मैटर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि ये डायरेक्ट टैक्स है, हम उसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट में ये डिफाइंड है डायरेक्ट टैक्स, तो उस सबके लिए वो असेसिंग अफसर। सेक्शन 3 और 4 में इसमें अगस्त 2004 में भी नहीं बताया कि इसका हस्बैंड एम्प्लॉय है, क्योंकि ये क्लियर है रूल 4 के सब रूल 2 में कि अगर कोई ऑफिशियल डीलिंग हो जाता है किसी भी समय किसी पब्लिक सर्वेंट का, गवर्नमेंट सर्वेंट का, ऐसे किसी एंटिटी के साथ, कंसर्न के साथ, जिसमें उसका फैमिली एम्प्लॉयड है या फैमिली का कोई इंटरेस्ट है, तो इमीडिएट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। और इसके कंसिक्वेंसेस बहुत सीरियस है। एमएचए के डायरेक्शंस हैं क्लियर कट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट इंटीमेट नहीं करता है तो उसके ऊपर मेजर पेनल्टी लगा दी जाए, जिसमें डिसमिसल भी इंक्लूडेड है। ऐसी कोई पेनल्टी लगी? लगती है, कई बार लगी। इनको लगी? इनको तो इनिशिएट ही नहीं हुआ है। ये तो That's what I am saying. Who was giving shelter? Subsequently, I learned that shelter was given by none other than Mr. Chidambaram, the finance minister. And NDTV was behind it. वो कैसे हमें अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट मैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चल रहा हूं इसलिए। अब यहाँ क्लियर कट कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सुमना सेन के हस्बैंड एनडीटीवी में एम्प्लॉयड हैं। सुमना सेन सरकार से छुपा के कि उसका हस्बैंड एनडीटीवी में एम्प्लॉयड है, एनडीटीवी का असेसमेंट कर रही है, एनडीटीवी के डायरेक्टर्स का असेसमेंट कर रही है, और किसी को बताया नहीं जा रहा है। सरकार बिल्कुल अंधेरे में रखी जा रही है। ये अब क्या खेल होता है? जब आपने अपने मेंबर को बता दिया, उसके बाद क्या? मेंबर को हमने ये बताया ना कि एनडीटीवी का ये कंप्लेन आया है कि एनडीटीवी के असेसिंग अफसर सुमना सेन ने एनडीटीवी के साथ मिलकर घपला किया है। हमको उस समय ये नहीं पता था कि उसका हस्बैंड वहां एम्प्लॉयड है। वो तो हमने जब बाद में रिकॉर्ड चेक करना शुरू किया तब निकला रिकॉर्ड से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जैसे मैंने रिकॉर्ड मंगवाया है, मेरे खिलाफ 2 जून 2006 को सुमना सेन, जो दूसरी मोहतरमा आप कह रहे हैं, मोहतरमा शिवानेब, जो सुमना सेन की बैचमेट हैं, जो सब्सिक्वेंटली मेरे पास इंफॉर्मेशन है, प्रूफ है
कि जो जिन्होंने भी एनडीटीवी से मोटे पैसे लिए हैं, किस तरह के प्रूफ हैं जो ये? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, हम दिखाएंगे। सब कागज जो मैं लेके इसलिए आया हूं, पूरा इतना मोटा बंच है, ये सब एक एक चीज दिखा दूंगा। तो इन लोगों ने मिलकर 2 जून 2006 को रूल 7 सीसीएस कंडक्ट रूल का वायलेशन करते हुए ये लोग सीवीसी गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वहां इलीगल ट्रेड यूनियन एक्टिविटी इन्होंने किया और वहां इन्होंने कहा कि मैं इन दोनों औरतों को मॉलेस्ट करता हूं, इनको सेक्सुअली असॉल्ट करता हूं, इनको रेप करता हूं, इनको ये करता हूं, वो करता हूं। रेप करता हूं? रेप एलिगेशंस लगाए। इस पे सीवीसी ने कहा कि ये करप्शन का मैटर नहीं है, ये क्रिमिनल मैटर है या सर्विस मिसकंडक्ट है, तो आप पुलिस में एफआईआर करिए। ये वहां से कह के ये लोग वापस आ गए कि हम एफआईआर करेंगे। इन्होंने एफआईआर डर के मारे नहीं किया, क्योंकि एफआईआर में बाकी चीजें भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेती। चिदम्बरम का पुलिस पे कोई जोर नहीं था, चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इन लोगों ने एफआईआर नहीं किया। 14 जून 2006 डेट इंपॉर्टेंट है। 14 जून 2006 को सेक्रेटरी सीवीसी ने, जो आईएएस ऑफिसर थे, कौन थे? एन विठल? नहीं, एन विठल नहीं थे, उस समय पी शंकर साहब तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे। सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अफसर होते हैं, जनरली आईएएस अफसर होते हैं। उन्होंने डीओ लेटर लिखा सीबीओ सीबीडीटी पीके मिश्रा को, जो इन सारी चीजों में बुरी तरह शामिल हैं, कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ एसके श्रीवास्तव के अगेंस्ट, क्योंकि आप पीके मिश्रा 1970 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, जो आपके सीबीओ भी रहे हैं। मेरे वही सीबीओ ही थे उस समय। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कहा है कि भाई ऑब्वियसली आप एक तरफ तो रेप कह रहे हैं, मॉलेस्टेशन कह रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट कह रहे हैं, बैटरी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एफआईआर नहीं कर रहे हैं। माजरा क्या है? ये लोग फिर चुप मार गया, एफआईआर नहीं किया। लेकिन क्लैंडस्टाइनली इन लोगों ने सीवीसी को एक रिपोर्ट भेज दिया 14 जून को ही कि मुझे आर्टिकल 311(2) में डिसमिस कर दिया जाए। 14 जून 2006। ऐसा क्या मिसकंडक्ट कर दिया था आपने 311(2)? मैं इनके करप्शन को रिपोर्ट कर रहा था, इसलिए इन लोगों ने कहा कि चूंकि मैं कोई एलिगेशन तो लगाया हुआ आप पे? एलिगेशन ये लगाया, हाँ, एलिगेशन ये लगाया, वेयर द अथॉरिटी हैज टू प्रूव दैट इट्स ए ऑफेंस एंड होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी इज नॉट पॉसिबल। इन्होंने कह दिया कि चूंकि मैं बहुत पावरफुल हूं और मैं डिपार्टमेंट में एक ग्रुप को कंट्रोल करता हूं, मेरे अपने लोग सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, या दोस्त हैं, यार हैं, तो मेरे खिलाफ दिल्ली में बैठ के सरकार, भारत सरकार इतनी हेल्पलेस है कि इंक्वायरी नहीं कर सकती है। ये फाइल इन लोगों ने, उस समय जो मेंबर पर्सनल थी, लेडी ऑफिसर थी और बहुत ऑनेस्ट और अपराइट ऑफिसर थी, मिसेज बलजीत मटियानी 69 बैच की आईआरएस, और रूल ये है कि सीबीओ में प्रेम मटियानी साहब की वाइफ, रूल ये है कि सीबीओ जो है वो मेंबर पी को रिपोर्ट करेगा, वो डायरेक्ट में चेयरमैन सीबीडीटी को या रेवेन्यू सेक्रेटरी को या फाइनेंस मिनिस्टर को अप्रोच नहीं कर सकता है। ये 2005 में चिदम्बरम साहब ने मीटिंग करके ये ऑफिस इंस्ट्रक्शन इशू कर रखा है, उसके इंस्ट्रक्शन है अपने पास। उसके बाद क्या? इन लोगों ने मेंबर पर्सनल को कुछ नहीं बताया। कौन थे मेंबर पर्सनल? मिसेज मटियानी थी। मिसेज मटियानी के पीठ पीछे उनसे छुपा के मिस खेरावाला थी, जिनके पीके मिश्रा से पर्सनल ताल्लुकात थे। पर्सनल का मतलब? पर्सनल का मतलब पर्सनल, और क्या मियां बीवी में होता है? आप कैसे कह सकते हैं? मेडिकल रिकॉर्ड्स देख लिए जाए मिस खेरावाला के कितने अबॉर्शंस हुए, और वो ऑफिशियली अनमैरिड थी। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल? हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के? प्राइवेट है, लखनऊ में, जैसे आसाराम जी ने खोल रखे हैं। जब ठीक है, मतलब ऑफिशियली अनमैरिड थी, तो कहीं तो रिलेशन रख रहा था, तभी तो ये सब हो रहा था। खैर, एनीवे, तो मिस खेरावाला को इन लोगों ने डायरेक्ट पुटअप कर दिया और खेरावाला ने इसको रिकमेंड कर दिया। फाइल पहुंच गई चिदम्बरम साहब तक। चिदम्बरम साहब ने 24 अगस्त 2006 को मुझे 311(2) में डिसमिस करने का ऑर्डर कर दिया। 24 अगस्त 2006। लेकिन फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि 25 तारीख को अपना उन्होंने डिसीजन चेंज करके प्लीज डिस्कस लिख दिया। फाइल नीचे आ गई। नीचे आने के बाद फिर फाइल ऊपर गई। उसके बाद चिदम्बरम साहब ने क्या किया, क्योंकि वहां फाइल टेम्पर कर दी गई है, फाइल के पन्ने गायब कर दिए गए हैं, तो मुझे उसके आगे का नहीं पता, बट मुझे इनफॉर्मली बताया गया कि चिदम्बरम ने कहा कि चूंकि पीके मिश्रा और मेरे बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मैं पीके मिश्रा के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा रहा हूं, तो पीके मिश्रा खुद मेरे मैटर डील न किया करे। इन लोगों ने अरेंजमेंट ये किया, जिसमें चिदम्बरम साहब भी शामिल हैं, कि पीके मिश्रा जो हैं वो किसी और से लिखवा लें, जो उनको लिखना है, दस्तखत अपने न करें, और मिस खेरावाला को फाइल पुटअप कर दें। वो तो ये था ना कि सीबीओ थे, वो किसी से भी लिखवा लें दस्तखत, वो खुद दस्तखत न करें। हाँ? तो एनसी जोशी वहां कमिश्नर थे 78 बैच के,
उनसे ये नोट बनवाते, बट लेकिन एनसी जोशी डायरेक्ट सबॉर्डिनेट थे पीके मिश्रा के और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में थे, उनसे बाहर नहीं थे। तो ब्यूरोक्रेसी में सबॉर्डिनेट से आप मेरे सबॉर्डिनेट को काम दे दीजिए, मैं बराक ओबामा को डिसमिस करवाने का नोट बनवा देता हूं, और वो बना के लाएगा और कहेगा साहब को तो पता ही नहीं है। चलो आगे बढ़िए। एनीवे, अब ये सब करते करते एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ जो एनडीटीवी का केस शुरू होता है। अब एनडीटीवी ने क्या किया था कि 96-97 के आसपास इन लोगों ने स्टार टीवी के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। स्टार न्यूज का ये न्यूज बनाते थे, प्रोड्यूसर थे दिल्ली में, यहां से बीएसएनएल के सैटेलाइट से अपलिंक करके उसको हांगकांग भेजते थे। हांगकांग में स्टार टीवी वाले अपना लोगो लगा के उसको टेलीकास्ट कर देते थे। तो इसमें कोई भी चीज कंट्री के बाहर नहीं जा रही थी, सिग्नल्स जा रहे थे थ्रू, 3 चाय लेके आ जरा, सिग्नल्स जा रहे थे थ्रू एयर। आप 3 चाय ले गए, 3 बंदे बैठे हैं, और ऐसे करिए एक फालतू करिए, 4 में कोई आ जाए तो बढ़िया। सिग्नल अपलिंक करके जा रहा है, कोई सामान बाहर नहीं जा रहा है, कस्टम बैरियर कुछ नहीं क्रॉस हो रहा है। तो पहले तो इन लोगों ने कोई बेनिफिट नहीं क्लेम किया। इनका जो एग्रीमेंट है स्टार टीवी के साथ, उसमें लिखा हुआ है कि प्रोसीड्स विल बी पेड इन रुपीज। तो रुपी का मतलब एक्सपोर्ट नहीं होता है। एक सेक्शन 80 HHF है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक मैटर, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर आपको रिबेट देगी सरकार। फॉरेन करेंसी को बढ़ाने के लिए सरकार की स्कीम्स हैं, कोई इसमें ऐसा ही नहीं है। तो आप कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तब ना। अल्टीमेटली दैट वाज असेस्ड एज ए नॉन टैक्सेबल इनकम, अल्टीमेटली एंड बाय मिस सुमना सिंह। लेकिन उसमें ये होता है कि फॉरेन करेंसी जो है, जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है, जो पैसा मिलेगा, उसको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लाना है। जैसे आप नेपाली टका में नहीं लाइएगा, बांग्लादेश के टका में नहीं लाइएगा, मतलब जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो फ्रीली कन्वर्टेबल है मार्केट से, डॉलर है, पाउंड स्टर्लिंग है, क्योंकि पर्पस हमको फॉरेन का एक्सचेंज लाना है, पर्पस हमको ये नेपाली रुपया या बांग्लादेश का टका नहीं लाना है, ये नहीं लाना है। अल्टीमेटली चूंकि रुपये में आना था तो ऐसे ही कुछ नहीं मिलना है। लेकिन इन लोगों ने हेराफेरी करके, एनडीटीवी वालों ने, जो न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड है, हेराफेरी करके 80 HHF क्लेम भी कर लिया और ले भी लिया, दोनों कर लिया, जिसमें गवर्नमेंट को 200 करोड़ का लॉस है। अब हमारे वही मैटर जो मैंने डील किया था, जो आपने डील किया के था, सामने, हाँ, जस्टिस सीकरी के सामने आपने आर्गुमेंट किया था ये करके। तो इसमें जो है कि 200 करोड़ पे करीब इनको 70-80 करोड़ का टैक्स बेनिफिट था। इन लोगों ने क्या किया कि इसका 263 न हो जाए। हमारा एक सेक्शन है 263 जिसमें कमिश्नर को रिवीजन का पावर है, और वो एब्सोल्यूट पावर है। कमिश्नर सो मोटो रिकॉर्ड कॉल करके रिवाइज करके असेसमेंट कैंसिल कर देगा और दोबारा करने का ऑर्डर कर देगा। तो ये न हो जाए, तो इसके लिए सुमना सेन की पोस्टिंग एनडीटीवी वालों ने उस समय के चीफ कमिश्नर को पटा के, इन्फ्लुएंस करके, डरा के, चूंकि चिदम्बरम साहब 2004 में फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हैं, तो चिदम्बरम साहब जो है एनडीटीवी के बेनामीदार मालिक हैं। बेसिकली कंपनी चिदम्बरम साहब की है, पैसा उनका लगा हुआ है 5,000 करोड़ रुपया। तो ऑब्वियसली जब वो फाइनेंस में मिनिस्टर हो गए सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का। तो चिदम्बरम साहब के इकबाल से, चाहे कृपा से, चाहे जैसे भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सुमना सेन की पोस्टिंग करा ली। सुमना सेन सरकार को बता नहीं रही है कि उसका हस्बैंड एनडीटीवी में काम कर रहा है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और सुमना सेन गार्ड करके बैठ गई। उसने टाइम बार कराना शुरू कर दिया। जब हमने टेकअप किया तो हमारे पास 2 साल ऑलरेडी बार्ड हो चुका था, मतलब 6 साल का जो लिमिटेशन है वो निकल चुका था। हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। अब एक सुप्रीम कोर्ट का केवल आर्टिकल 141 में एक रेमेडी है, 142 की आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट लिमिटेशन वेव कर दे। कुछ केसेस में करती है सुप्रीम कोर्ट जहां सेटिस्फाइड होती है, बट अदरवाइज और कोई रेमेडी नहीं है। हाईकोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 में इंटरवीन कर सकती है। तो इसमें जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था, हम लोग इस इशू पे थे। पहला इंस्पेक्शन रिपोर्ट मैंने 7 मार्च 2007, 2007, 20 मार्च को तो आपको सस्पेंड ही कर दिया बता रहे हैं। तो 7 मार्च 2007 को पहली बार मैंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट भेजा, मेंबर से अप्रूव करा के। तो चीफ कमिश्नर दिल्ली 5, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे, उन्होंने हमारी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली। कमिश्नर दिल्ली 5 कल्याण चंद साहब थे, उनको भेज दिया फॉर नेसेसरी एक्शन। कमिश्नर ने हमारी रिपोर्ट देखी एंड ही वाज सेटिस्फाइड। तो कमिश्नर ने रिविजनरी जुरिस्डिक्शन अज्यूम करके 17 मार्च 2007 को नोटिस इशू किया और 29 मार्च 2007 को कैंसिल कर दिया असेसमेंट आपके फेवर में, प्लस रेवेन्यू के फेवर में। रेवेन्यू के फेवर में मैं तो मतलब प्रोपोजर हूं, जैसे मैं कोर्ट को असिस्ट कर रहा हूं। ये जुडिशियल ऑर्डर्स हैं सारे।
तो डायरेक्शन दे दिया कि इस सारे इश्यू को कवर करके एनडीटीवी का क्लेम एग्जामिन करके दोबारा असेसमेंट करो। ये असेसमेट 31 दिसंबर 2007 को हो भी गया और एनडीटीवी के अगेंस्ट हुआ और जो कुछ हम लोगों ने कहा था वो सारा का सारा एक्सेप्ट कर लिया 31/12/2007। लेकिन उससे पहले जनाब आपको सस्पेंड आप बता रहे हैं 30 मार्च 2007 को मेरा डीपीसी हो रहा था हुआ यूपीएससी में। डीपीसी क्या है? डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी। हम लोगों का डीपीसी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, तो ये कंडक्ट करता है क्योंकि हम लोग सब यूपीएससी के रिकमेंडेशन पे अपॉइंटेड हैं, तो हमारा कोई भी प्रमोशन यूपीएससी के ही रिकमेंडेशन पे होता है। डीपीसी तो उसमें डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बनती है जिसमें यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन उसके चेयरमैन होते हैं और सेक्रेटरी और बाकी अफसर जो होते हैं उसके मेंबर्स होते हैं और यूपीएससी में ही होता है। तो 30 मार्च को मेरा कमिश्नर के प्रमोशन का था जिसमें मेरा नाम कमिश्नर के लिए क्लियर भी हो गया। इन लोगों को डर ये हो गया कि मैं अगर कमिश्नर बन गया तो इंक्वायरी और एक्सीलरेट करा दूंगा। अब इनके खिलाफ सारी इंक्वायरियां खुलवा देंगे। शुरू हो गया था इनका, तो इनको दो डर था, तो इसलिए मुझे 30 मार्च को चिदम्बरम ने सेक्सुअल देखो मैं सर्विस लॉ में प्रैक्टिस करता हूँ और आपने बहुत मुकदमे भी किए। उस वक्त आपके खिलाफ एक चार्जशीट थी रूल 14 की 2006 में पहली हिसाब से श्रीवास्तव साहब मुझे बताएं कि जब उनको बेसिकली ये मालूम था कि जब चार्जशीट की पेंडेंसी से आपको प्रमोशन नहीं मिल सकती थी, तो जो आप ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि उनको ये डर हो गया था कि प्रमोशन हो गया। प्रमोशन तो आपका चार्जशीट के बाद ही होता। बेसिकली मेरा जो कहना है, क्या उनका ये इंटेंशन था कि आपको सर्विस से ही निकाल दिया जाए सो दैट यू कैन नॉट परफॉर्म योर इफेक्टिव ड्यूटीज? नहीं, उनका इंटेंशन ये था कि मुझे किसी तरह से एनडीटीवी की इंक्वायरी से हटाया जाए। क्यों मैं बता दैट इज व्हाई यू आर प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, नॉट बिकॉज ऑफ इन्होंने एक चीज मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे मई 2006 में चिदम्बरम साहब ने मैंगलोर ट्रांसफर करा दिया। अच्छा, ठीक है, दिल्ली से, जबकि मेरा ना ट्रांसफर ड्यू था और नहीं अदरवाइज मेरा ट्रांसफर होना चाहिए था। अब जाकर वहाँ ज्वाइन किए? मैं ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन और मैं उस समय कुछ नहीं जानता था लॉ वगैरह का प्रोसीजर। मैं तो एक एप्लीकेशन बना के कैट में चला आया था कि टू द चेयरमैन कैट कि मेरा ट्रांसफर कैंसिल किया जाए। तो मुझे कैट वालों ने, रजिस्ट्री वालों ने समझाया कि साहब प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा है उससे तो ठीक है, इट्स और वो मैंने केस खुद ही आर्ग्यू किया था अपना, और मैच उसमें 13 अक्टूबर 2006 को वो हम लोग जीत गए, मेरा कैंसिल कर दिया। तो इनको लगा कि मुझे दिल्ली से भगा नहीं सकते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो फिर मैं कैट में चला जाऊंगा, साहब मुझे एनडीटीवी की वजह से हटाया जा रहा है। तो इसलिए इन लोगों ने तरीका ये निकाला कि मेरे ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का चार्ज लगवाया जाए और मुझे सस्पेंड कर दिया जाए, सर्विस से बाहर रखा जाए, सर्विस से बाहर रखा जाए, जिससे दो फायदे थे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यस, कि मैं तो बाई चिदम्बरम में एनडीटीवी एंड अदर्स उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं। एनडीटीवी का भी काम हो और चिदम्बरम भी बचे रहेंगे, सारे बचे रहेंगे। इससे गब्बर तो चिदम्बरम था ना। इससे जो फायदा था लोगों को ये था कि बाकी अफसर भी डर जाएंगे ना, मुझे सस्पेंड कर दिया, एग्जाम्पल कोई मुंह नहीं खोलेगा, तो चिदम्बरम सेफ रहेंगे, सेफ रहेंगी। ब्रदर, तो मुझे सस्पेंड कर दिया तो बाकी अफसर भी अब डरेंगे ना कि कौन पंगे में पड़े, भाई छोड़ो अपनी नौकरी करते हैं, क्यों सस्पेंड होकर सड़क पे धक्के खाएं। तो इसलिए इन लोगों ने मुझे, अब हुआ कि जो इन दोनों महिलाओं ने जो सेक्सुअल हरेसमेंट लगाया, आगे तो इंक्वायरी भी हो गई, एक्सोनरेट भी हम लोग हो गए, सब हो गया, तो इन दोनों ने क्यों लगाया, इनका क्या मोटिव था, क्यों कोई औरत अपने को बदनाम करेगी, क्योंकि फजीयत तो इनकी भी होगी। 10 लोग पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो इनका सीधा सा था कि सुमना सेन जो हैं, इनका तो मियां वहां एम्प्लॉयड था, प्लस जो बाद में मुझे पता चला, देखा था मैंने उनको तो मुझे बाद में पता चला कि 2004 में लॉ हमारा ये है कि सेक्शन 143 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें असेसमेंट होता है। उसके 3 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, 2 एंड 3। 1 में हम समरी करते हैं, केवल एरिथमेटिकल एरर वगैरह देख लेते हैं कि कहीं कोई एक्सप्रेसी गलती तो नहीं है, जैसे रेट अगर 30% है तो किसी ने 25% को नहीं टैक्स दिया हुआ है, 500 प्लस 500 को 800 बता रहे हैं। उसके बाद तो 143(2) जो है उसमें डिटेल बता रहे हैं, ये चीज जहाँ एक लार्जर क्रिमिनल को बता रहे हैं कि हम मतलब की है, जो मेरे मतलब की, हाँ, तो इनके मतलब की बता रहे हैं कि अभी जो नहीं आया, जो बेसिक आ रहे हैं हमारे सर्विस लॉ पे नहीं आ रहे हैं और लार्जर कॉन्स्पिरेसी पे आ रहे हैं। लार्जर कॉन्स्पिरेसी ये थी कि एनडीटीवी के इंटरेस्ट को, इलीगल इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए सुमना सेन को वहां पोस्ट किया गया। सुमना सेन वहां बैठ करके एनडीटीवी का इंटरेस्ट गार्ड कर रही है, इलीगल इंटरेस्ट, नंबर 1। नंबर 2, लार्जर कॉन्स्पिरेसी को में ही मुझे सस्पेंड कराया गया, एनडीटीवी और चिदम्बरम ने मिलकर और इन दोनों महिलाओं ने मिलकर। अब है कि ये महिलाएं क्यों करेंगी, क्यों कोई महिला अपने को बेइज्जत कराएगी सेक्सुअल हरेसमेंट ऐसा गंदा केस लेकर के। मोटिव होना चाहिए ना, लार्जर, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है
कि कोई की औरत क्यों अपने को फजीयत में डालेगी। औरत जनरली अवॉइड करती है, बचना चाहती है कि अगर कोई रास्ता निकल जाए तो जान छूटे। तो अपने हस्बैंड को बचाना चाहती होगी। नहीं, हस्बैंड को नहीं बचा रही थी, मोटे पैसे मिले थे, वही नहीं, वही मैं बता रहा हूं कि करोड़ रुपए का खर्चा एनडीटीवी कर चुका था सुमना सेन के ऊपर। 2004 में असेसमेंट ईयर 2004-05, इसमें 13 दिसंबर 2004 को एनडीटीवी का केस 143(2) में एडिशनल कमिश्नर रेंज 13 ने टेकअप किया था। तो मार्च 2007 में थे हम, ठीक है, हम मोटिव बता रहे हैं। मार्च सुमना सेन का मोटिव क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट फेक करने के लिए। तो सीपीसी आप लोग जानते हैं, अगर इनकम टैक्स एक्ट नहीं उतना जाने, कि एक ही कोर्ट के अगर 5 बेंच हैं और एक बेंच ने कोई मैटर टेकअप कर लिया है तो आप दूसरे बेंच में नहीं जा सकते। कोई एप्लीकेशन गलती से चला भी गया तो बेंच ट्रांसफर करेगा। सिंपल सा लॉ है सीपीसी का, सिंपल है कि एक ही कोर्ट के 5 बेंच अलग अलग नहीं सुनेंगे एक ही मामले को। एक ही जगह तो अगर एडिशनल कमिश्नर जो सुपीरियर है डिप्टी कमिश्नर का या असिस्टेंट कमिश्नर का, उसने अगर केस टेकअप कर लिया तो डिप्टी कमिश्नर नहीं टेकअप करेगा उसी साल में। एक नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नवंबर 2002 का, कि अगर आपने 143(2) में प्रोसीडिंग शुरू कर दी, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में, तो आप 143(1) में कुछ नहीं करेंगे, वो बाहर हो गया। 13 दिसंबर 2012 को इनकम टैक्स एक्ट में 143(2) सेक्शन में, मतलब सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में प्रोसीडिंग शुरू हो गई बाई एडिशनल कमिश्नर रेंज 13 दिल्ली। इसके बाद अब 143 में किसी के पास जुडिक्शन नहीं है कोई भी ऑर्डर करने का। सुमना सेन ने क्या किया कि 28 मार्च 2005 को, मतलब 4 महीने बाद 143(1) में ऑर्डर करके 1,46,82,836 रुपए का इलीगल रिफंड रेज कर दिया और दे दिया एनडीटीवी को 31 मार्च को चेक साइन करके, खुद लेके गई है बाई हैंड, और इसके हस्बैंड को दिया, हस्बैंड ने जाकर के एनडीटीवी को डिलीवर किया अगले दिन। उसके पहले 21 मार्च को सुमना सेन क्या किया है? अब बता रहे हैं, 21 मार्च 2005 को एनडीटीवी ने सुमना सेन को ऑफर दिया कि आप हमारे खर्चे पे यूरोप घूम के आइए, फॉरेन जाइए, घूम के आइए, शॉपिंग करके आइए, जो करना है करिए, 1 करोड़ का बजट है आपके लिए। सुमना सेन ने 22 मार्च को सरकार से परमिशन मांगा। ये नहीं बताया, 22 मार्च 2005, ये नहीं बताया कि एनडीटीवी जो है उसके हस्बैंड का एम्प्लॉयर है। एनडीटीवी को वो ऑफिशियल डीलिंग है, उसमें रिफंड दे रही है, ऑर्डर पास कर रही है। 8 अप्रैल 2005 को सरकार की तरफ से इनको कंडीशनल परमिशन दिया गया कि अगर एनडीटीवी से कभी भी, मतलब पास्ट में भी कभी कोई ऑफिशियल डीलिंग है आपका, तो आप ही करोगे, तो आप ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगी। सुमना सेन ने फिर सरकार से झूठ बोला, कंडक्ट रूल में है, आप इंस्ट्रक्शन सही है। तो सुमना सेन ने फिर सरकार से झूठ बोला कि मैंने तो एनडीटीवी का नाम नहीं सुना आज तक, जबकि 10 दिन पहले 28 मार्च को 1,46,82,836 रुपए का चेक इशू कर चुकी है और ऑफर लेके 12 मार्च को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA 142 से यूरोप घूमने चली गई। 12 अप्रैल को ये फेवर लिया हुआ था और फिर बाद में पैसे दिए गए। इसलिए सुमना सेन ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाना तय किया, क्योंकि वो एनडीटीवी के पेरोल पे थी। अब जो है इसमें मजेदार चीज ये है, ऑफ द रिकॉर्ड जैसे कह रहे हैं, जनरल कह रहे हैं कि एनडीटीवी जो है, और खास करके इनकी जो बरखा दत्त है इनकी, ये कुछ भी दिखा देती हैं अपना। बरखा दत्त को सारा पता है ये फ्रॉड, कुछ भी दिखा दिया, मतलब कहीं पे कुछ हो गया, जैसे भी आशाराम पे चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, तो ये जर्नलिस्ट हैं, कुछ भी अपना दिखाती हैं, साहब देखिए इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है। बरखा दत्त इसमें क्यों चुप बैठी हैं? तो इसमें क्या हुआ है कि अदरवाइज इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो 99 के कारगिल वॉर में इन्होंने हमारे जवान को मरवाया, आर्मी के अफसरों को मरवाया। बरखा दत्त और एनडीटीवी ने रात में इन लोगों ने हैलोजन लाइट्स जला करके रिकॉर्डिंग की। तो देशद्रोही है सब। जब ये हाँ, मैं इधर तो ये ना कोई मीटिंग दे रहा हूँ इधर पटियाला हाउस, आ जाओ अगर वहाँ काम खत्म हो गया तो कोई, क्योंकि वही कॉम्प्रेस कौन से करके वो लेके मेरे गाड़ी में रखने हैं। और बेसिकली ये जो लिटिगेशन फाइल करनी है ना, वो श्रीवास्तव साहब वाली, उसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव में डिटेल ले रहा था, वो आज तक कॉम्प्रिहेंसिव बनी नहीं। इधर आ जाए बेटा, हाँ आ जा बेटा। तो उसमें बरखा दत्त ने रात में हैलोजन लैंप्स जला करके, जो हमारे चौकियां थी हमारी, जहां जवान थे, अफसर थे, वहां चिन्हित कराया, उसकी रिकॉर्डिंग की है।
तो जंगल में रात के समय अगर कहीं पर आप इस तरह की लाइट जलाएंगी तो दूसरे साइड पे जो बैठे हैं दुश्मन के जवान तो मार देंगे। वो 1 मिनट में लोकेशन उसका कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। और उसमें जो बम्बार्डमेंट्स हुआ है उसमें हमारे जवान मरे हैं, ये डॉक्यूमेंट्री है। इसी तरह से इन्होंने बाकी जगहों पे भी बॉम्बे अटैक के समय, मुंबई अटैक के समय आप सही सोच रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि बरखा दत्त और एनडीटीवी, बरखा दत्त और एनडीटीवी जो हैं, बरखा दत्त और एनडीटीवी जो हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, देशद्रोही जो ये कह रहे हैं। धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बरखा दत्त जो हैं, जो एनडीटीवी की मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट एंकर हैं और बड़े लीडिंग इश्यूज करती हैं अपने हिसाब से, जो नीरज आडिया केस में भी जिनका नाम है, सब कुछ है, इन्होंने बॉम्बे अटैक के समय कमांडोज का लोकेशन डिस्क्लोज कर दिया था, खुद इन्होंने किया। इन लोगों ने टीवी पे चला के 26 नवंबर वाले इंसिडेंट में इन्होंने कमांडो जो लैंड कर रहे थे वहां पे, उसको सीक्रेट रखा जाना चाहिए था, उसके लोकेशन को ये कर दिया, जिसकी वजह से इनके हैंडलर्स ने टीवी देख करके टेररिस्टों को खबर कर दिया कि कमांडोज लैंड कर रहे हैं, यहां लैंड कर रहे हैं, उसको कवर करो। ये तो बहुत बड़ा। और इसके बावजूद कि चिदम्बरम होम मिनिस्टर बन गए उसके बाद, इसलिए एनडीटीवी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने दिया चिदम्बरम ने, चूंकि चिदम्बरम की कंपनी है। खैर एनीवे, इसका हमसे डायरेक्ट नहीं है, बट हम बता रहे हैं कि बरखा दत्त का या एनडीटीवी का या प्रणव राय का या केविल नारायण राव का या विक्रमादित्य चंद्रा का क्या रिकॉर्ड है, किस तरह का ये लोग काम करते हैं, ये हुआ। अब जो बात आई, जो मुझे उस समय नहीं पता था, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि भाई मैं बहुत छोटा अफसर हूं, डायरेक्टर लेवल का अफसर हूं भारत सरकार में, मेरे ऐसे 2000 अफसर होंगे भारत सरकार में, तो इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर इतना जहमत क्यों उठाएगा कि मेरे अगेंस्ट आउट ऑफ वे जाकर के मुझे डिसमिस करने की कोशिश करेगा, मुझे आर्टिकल 311(2) में निकालने की कोशिश करेगा। तो स्टेक हाई होना चाहिए और स्टेक ऐसा होना चाहिए, हाँ, उनका निजी स्वार्थ होगा, कुछ होना चाहिए जहां पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि तो अब क्या हुआ है कि मुझे भी लगा, और मैंने अपने लोगों से बात की, अपने सीनियरों से बात की, कुलीग से बात की, सबका था कि भाई ठीक है, तुमने एक इंस्पेक्शन नोट भेज दिया तो क्या हो गया, तो रूटीन चीजें हैं, सरकार में चलती रहती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर क्यों तुमसे इतना ऑल ऑफ सडन नाराज हो जाएगा, बिल्कुल तुमसे जानी दुश्मनी। अब ये धीरे धीरे मुझे फिर पता चला कि एक दूसरा ऑफिसर हमारा था 92 बैच का, उसने भी एनडीटीवी की इंक्वायरी करने की कोशिश की। वो कौन था? आशीष अग्रवाल 92 बैच का है। उसका क्या असर हुआ? उसको सर्च नहीं करने दिया गया। मिलाप जैन साहब डीजी थे, उन्होंने उसके प्रपोजल को शट डाउन कर दिया। हासर पूछ रहा हूँ, जैसे आप बाद में हुआ, बेचारा वो भी कहीं गड्ढे में दिन काट रहा है। बट एनीवे, ये तो सेकंड था। तीसरा एक अफसर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा बता रहे हैं यशवंत सिन्हा साहब जो हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं खुद, और सिटिंग एमपी हैं, हजारीबाग से बीजेपी के सिटिंग पार्लियामेंट्री मतलब लोकसभा एमपी हैं। यशवंत सिन्हा साहब ने एज चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ऑफ पार्लियामेंट एक डायरेक्शन दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि एनडीटीवी की इंक्वायरी करवाई जाए। वो इंक्वायरी डीजी इन्वेस्टिगेशन, जो हमारे डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन है दिल्ली में, उनके पास आई घूमती हुई ऊपर से। तो एक रजनीश यादव, बढ़िया अफसर है हमारा, 2004 बैच का रजनीश यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन था, उसको केस असाइन हुआ। उसने एनडीटीवी को सेक्शन 131 इनकम टैक्स एक्ट में समन्स इशू किए कि सारा डिटेल लेके आओ। ये एनडीटीवी वाले भाग गए और उसका ट्रांसफर करा दिया। तो जब रजनीश यादव आल्सो बिकेम द विक्टिम ऑफ द एनडीटीवी एंड चिदम्बरम, तो जब ये सारी चीजें मुझे 2008 में 9 में पता चलनी शुरू हुई, तो हम लोगों ने फिर इकट्ठा सोचना शुरू किया। इनसे मेरी इन दोनों अफसरों से डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई, बट मिला करके जो इनपुट्स मिलने लगे, तो मैंने सारे इनपुट्स जब इकट्ठा करके देखा, तब मुझे लगा कि एनडीटीवी कोई मच लार्जर कॉन्स्पिरेसी किए बैठा है और सरकार को कोई बहुत बड़ा चूना इलो लगा के बैठे हैं। वो हम लोगों ने खोजना शुरू किया। खोजते खोजते 2009 के अंत में आके हमें ये मिला कि एनडीटीवी ने सब्सिडियरीज बना के बाहर, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, दुबई में, मलेशिया में, सिंगापुर में, मॉरिशस में करीब 300 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, जो उस समय के हिसाब से 2000 करोड़ रुपए बनते हैं, ये सड़क पे खड़ा होकर रेज कर लिया। स्टेप अप कूपन कहते हैं, कोई मतलब नहीं होता, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंटैलिटी नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट नहीं है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने कहा कि हमने स्टेप अप कूपन के थ्रू 300 मिलियन पाउंड रेज कर लिए। उस पैसे को ये ले गई मॉरिशस की कंपनियों में, जो इन्हीं की कंपनियां थी,
वहां से ये ले आए बॉम्बे की कंपनी, मुझे इन्हीं की कंपनियां थी, फेरा वायलेशन, फेरा वायलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएल एक्ट का वायलेशन, और फिर बॉम्बे वाली कंपनियों को अमलगमेट कर लिया एनडीटीवी के साथ। अब इसमें मजेदार बात यह है कि अगर इनको यूके में लोगों ने 2005 में 2006 में 300 मिलियन पाउंड्स दिए हैं और उस पे इंटरेस्ट देना है एनडीटीवी को, जो अक्टूबर 2012 में पेएबल है मैच्योर होके, तो इनको 2009 में वो पैसा ट्रांसफर क्यों करने देंगे वो इन्वेस्टर्स? उनको क्या सेफ्टी है? इंग्लैंड से पैसा मॉरिशस की कंपनियों में जा रहा है, तो इन्वेस्टर पूछेंगे ना, भाई मॉरिशस की कंपनी पे क्या कंट्रोल है हमारा? कल वो कंपनी अगर डिफॉल्ट कर गई तो हमारा पैसा तो गया। किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा अभी बता देते हैं। मॉरिशस से वो पैसा बॉम्बे आ गया, बॉम्बे की कंपनियां अमलगमेट होकर खत्म हो गई और किसी ने चूत चपड़ नहीं किया। बंगाल में शरादा स्कैम में 500 करोड़ है, इतना हंगामा हो रहा है, तो इसलिए नहीं किया कि किसी ने पैसा दिया ही नहीं था। ये तो जमा खर्च का काम था, हवाला का काम था, पेपर वर्क, पेपर पे था, पैसा इन्हीं लोगों का था। अब है कि एनडीटीवी के पास ये पैसा कहां से आया? एनडीटीवी तो 2004 में इनकी ये नौबत हो गई थी कि इनकी कंपनी बंद होने की हालत थे। इनके क्रेडिटर्स जो मार्केट में थे वो इनसे अपना लोन मांग रहे थे वापस। 99 में एनडीए सरकार के समय इनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर कर रखा था, ब्राइबरी का पीसी एक्ट में और एम्बेजलमेंट ऑफ पब्लिक मनी का। तो इनको ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या इनके सुरखाव के पर निकला है कि लोग इनके ऊपर टूट करके पैसा देने लगे? कोई किसी इनको पैसा नहीं दिया गया था। इस पे जब हम लोगों ने शुरू किया है ना, तब सारा पहाड़ टूटना शुरू हुआ है। तब समझ में आया है कि ये पैसा तो चिदम्बरम साहब का है और ये 2G स्कैम का पैसा है। एयरसेल मैक्सिस में 40 मिलियन पाउंड इनको इंडोनेशिया के थ्रू आया, इनके पास डायरेक्ट लिंक है इनका एनडीटीवी का इसके साथ। तो ये सारे एविडेंस क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखे गए? अभी तक नहीं रखे गए हैं। अब आप जैसा आप लोग डिसाइड करें, आप लोग वकील हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली होना चाहिए वहाँ। नहीं, मैंने 2011 में नवंबर 2011 में सीबीआई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके रिक्वेस्ट किया था कि सीआरपीसी के सेक्शन 311 में मुझे एग्जामिन कर लिया जाए एज प्रोसिक्यूशन विटनेस। मेरा प्रेयर ये था कोर्ट को कि सीबीआई इस लाइन पे काम कर रही है कि क्या गलत हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूं कि गलत हुआ है तो उसका मोटिव क्या था। अल्टीमेटली कोई आदमी गलत करेगा तो क्यों गलत करेगा? कुछ मोटिव होना चाहिए, कुछ उसको इंड्यूसमेंट होना चाहिए, कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो मैंने बताने की कोशिश की थी कि जो है पार्ट ऑफ 2G स्कैम में जो ब्राइब है, जो चिदम्बरम साहब को मिला है 5,000 करोड़ रुपया, उसका भी आज के दिन में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सीबीडीटी की फाइलों से यह प्रूव होता है कि सीबीडीटी ने खुद लिखा है कि चिदम्बरम ने 5,000 करोड़ रुपया ब्राइब लिया है टेलीकॉम कंपनी से। उस समय 2G वर्ल्ड क्वाइन नहीं हुआ था, ये 2006 का फाइल नोट है। उन दिनों वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो क्या उन्होंने इन सारी फाइलों को अब बताता हूँ ना, ठीक है। क्योंकि चिदम्बरम साहब ने दो जगह दो काम किए। चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने दो काम किए। एक काम तो ये किया कि फाइलों के पन्ने फाड़ दिए। इसलिए फाड़ दिए कि मुझे जो डिसमिस करने का जो प्रपोजल था, एक बार नहीं 3 बार प्रपोजल गया है, तो डिसमिस करने का जो प्रपोजल था एक फाइल में, उसमें इन लोगों ने, वो मोहतरमा शीमा नेब ने और पीके मिश्रा ने ये लिख दिया कि साहब मैं ये कह रहा हूं कि चिदम्बरम ने 5,000 करोड़ रुपए का ब्राइब लिया है टेलीकॉम कंपनी से। 2G वर्ल्ड क्वाइन ही नहीं हुआ था 2006 में, इसलिए वो नहीं लिख पाए। इसलिए मुझे आर्टिकल 311(2) में निकाल दिया जाए। तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहा हूं। मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने अपनी सीक्रेट रिपोर्ट चेयरमैन को दी थी। हाँ, डरडा साहब थे चेयरमैन, उनका डेथ भी हो गया कैंसर से, अच्छे अफसर थे। मैंने उनको दिया था, उन्होंने मुझे मॉनिटर करने के लिए कहा था कि एनडीटीवी का केस मॉनिटर करो। तो मैंने एनडीटीवी में कहा था, चिदम्बरम का नाम मैंने उस समय नहीं लिया था। इन लोगों ने लिखा क्योंकि इनका अपना एजेंडा था मेरे खिलाफ। एनीवे, चिदम्बरम ने पहले तो कह दिया कि डिसमिस कर दो, सस्पेंड कर दो। जब फाइल नीचे आई, पहली बार ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को फाइल दी गई, जो बेसिकली इस चीज के इंचार्ज थे, मिस्टर बाल गोपाल थे, अच्छे अफसर थे, सीएसएस के, रिटायर कर गए। बाल गोपाल साहब ने फाइल पे लिखा कि मैं आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हूं, मेरे सारे सीआर आउटस्टैंडिंग हैं। लास्ट एसीआर जो मेरा लिखा गया है मार्च 2007 के लिए, वो भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि उसमें हमारे डायरेक्टर जनरल साहब रिटायर कर रहे थे, तो जनवरी में लिख दिया गया था। तो ये यूपीएससी देख करके कोई पेनाल्टी के लिए एग्री नहीं करेगी कि भाई जिसका ये आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उसे क्यों इस तरह से तंग करेंगे। और बिना यूपीएससी के एडवाइस के आर्टिकल 320 में आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, पिनल एक्शन नहीं जा सकते। ये तो सेकंड पैरा में उन्होंने लिखा कि साहब बाकी चीजें छोड़ भी दी जाएं तो मैं आरटीआई में इस फाइल की कॉपी मांगूंगा, देखा जाए आई एम एडवर्सली अफेक्टेड। नंबर 2, अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा, जो मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे इस तरह से तंग किया जा रहा है, तो कोर्ट भी फाइल मांगेगी। तो अगर कोर्ट ने उलट के पूछ लिया कि ठीक है आपने अफसर को तो इनडिसिप्लिन के ग्राउंड पर सस्पेंड कर दिया, चार्जशीट कर दिया, जो करना है किया,
अगर चिदम्बरम का क्या हुआ, जिसके अगेंस्ट 5,000 करोड़ का एलिगेशन सीरियो सीबीडीटी लगा रहा है, इस पे चिदम्बरम साहब घबरा गया, इन्होंने फाइल के 12 पन्ने गायब कर दिए। सीक्रेट फाइल के 12 पन्ने गायब है, ये डॉक्यूमेंटरली मैं प्रूव कर सकता हूं, मेरे पास आज के दिन में डॉक्यूमेंट्स है लॉफुली। ये वही मैटर जो नमिता कुमारी बग्गा में हमने इसको मेंशन किया था उनके कोर्ट में, और उन्होंने इस बात को अपने ऑर्डर में, समनिंग ऑर्डर में हो गया, इसमें कॉग्निजेंस हुआ है अगेंस्ट वेरी सीनियर ऑफिसर्स, उसमें पीके मिश्रा वगैरह सारे समन्ड है। तो उसमें इन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके, मिस नमिता कुमारी बग्गा एमएम है तो उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और उसका मेंशन है ऑर्डर में। तो चिदम्बरम साहब को लगा कि इनकी करतूत ये हो जाएगी, तो इन्होंने फाइल के, सीक्रेट फाइल के 12 पन्ने गायब कर दिए। मैंने इसी को मेंशन करके पीएमओ से इनके खिलाफ सैंक्शन मांगा था सीआरपीसी और पीसी एक्ट में, और पीएमओ ने जब मुझसे एविडेंस मांगा तो मैंने ये फाइल भेजी। उसके बाद से पीएमओ ने मुझे कोई ये नहीं दिया, जवाब नहीं दिया है। पीएमओ साइलेंट है, पीएमओ चुप बैठा हुआ है, कायदे से आपने बेस्ड अपॉन थॉमस जजमेंट आपने सैंक्शन मांगा था। थॉमस के जज ने, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, गाइडलाइंस फ्रेम किया है कि अगर आपको सैंक्शन 3 महीने में, तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि सैंक्शन आज के दिन में हमको मिला हुआ है, क्योंकि पीएमओ ने मना नहीं किया सैंक्शन। जो विमहंस का ऑर्डर था उसका फायदा उठा के पीएमओ ने इसको क्लोज कर दिया है कि चूंकि विमहंस ने मुझे पागल कर दिया है, वो तो मैटर अभी वो बाद में देखेंगे, वो विचाराधीन है, उसमें तो हम चूंकि हाईकोर्ट में हमारा है तो हम उसमें कुछ नहीं बोले। तो इसमें जो हुआ है कि अब जो दूसरा खेल हुआ है, एक तरफ तो ये एनडीटीवी का नाटक है। जब एनडीटीवी को लगा कि मैंने इनका ब्रॉडली इनकी करतूत चोरी इनकी पकड़ ली है और मैं डॉक्यूमेंट जमा कर रहा हूं धीरे धीरे जमा कर रहा हूं, तो इन लोगों ने क्या किया कि मार्च 2011 में इन लोगों ने वो जो इंग्लैंड वाली कंपनी थी जिसमें 300 मिलियन पाउंड इन लोगों ने जमा खर्च से रेज किया था, उसको वाइंड अप कर दिया वॉलंटरली। अब जो यूके लॉ है, इंडियन लॉ भी है कि अगर आप वॉलंटरली वाइंड अप करेंगे तो आपको नो क्रेडिटर सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आपका किसी के पास कोई देनदारी नहीं है, जिन लोगों के आपने पैसे लिए थे उनको चुका दिए। ये पीपल फ्रेंडली लेजिस्लेशन है, सभी जगह है, हमारे यहां भी है। या आप ये सर्टिफिकेट देंगे कि आपके पास एडिक्वेट फंड्स हैं कि आप अपने सारे क्रेडिटर्स को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो 25 मार्च 2011 को एनडीटीवी के केवीएल नारायण राव ने, जो एनडीटीवी के भी डायरेक्टर थे और यूके एनडीटीवी नेटवर्क पीएलसी हमारा लिमिटेड का इक्विवेलेंट है। जैसे हम यहाँ लिमिटेड करते हैं, एलटीडी लिखते हैं, वैसे यूके में पीएलसी लिखते हैं, अमेरिका में इनकॉर्पोरेटेड लिखते हैं, हॉलैंड में बीवी लिखते हैं, इस तरह से, मतलब कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा, ये बात बताइए, पीएमओ से क्या मांगा गया था? पीएमओ से मैंने क्या हुआ कि जब चिदम्बरम साहब जुलाई 2012 में फिर फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, प्रणब मुखर्जी साहब के राष्ट्रपति बनने के बाद, तो इन्होंने आते फिर मुझे तंग करना शुरू कर दिया। 1992 का मेरा एक लॉफुली एक्शन है जो मैंने सिलीगुड़ी में किया था, और जो बाद में डिवीजन बेंच, पटना हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने, रांची बेंच ने, जो झारखंड हाईकोर्ट है, उसने अपहोल्ड किया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ लॉ को। उसके अगेंस्ट एसएलपी फाइल नहीं किया एसएससी ने, आज के दिन में वो फाइनल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सारे कमिश्नर उस पर रिलाई करते हैं, गुड लॉ है। कैलाश ऑटो फाइनेंस में आईटी अल्टीमेटली मांगा क्या था आपने? वही बता रहा हूँ, एनडीटीवी मांगा था? नहीं, चिदम्बरम मांगा था। मैंने, चिदम्बरम ने आते मुझे फिर एक चार्जशीट पकड़ा दिया, चौथा चार्जशीट मुझे, जब आप रांची में पोस्टेड थे? जब मैं रांची में पोस्टेड था तो मुझे एक चार्जशीट और दे दिया चिदम्बरम ने। लेकिन वो तो कंटेम्प्ट बनता है रांची हाईकोर्ट का, बिकॉज मैंने इन लोगों को शोकॉज लिखा हुआ है, जवाब नहीं दे रहे। बट वो चिदम्बरम तो खुद ही सीनियर एडवोकेट है, उनको पता जानबूझ के किया उन्होंने, उनको अपनी जान बचानी थी करके। तो जब मुझे लगा कि इस तरह से मुझे ये परेशान कर रहे हैं और मुझे कोई सुनवाई मिल नहीं रही, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मेरे ये मंत्री हैं, कभी मुझे डिसमिस करने के लिए चला देते हैं, कभी मुझे सस्पेंड कर देते हैं, कभी मेरे पर कुछ भी एलिगेशन लगा देते हैं, और मैं कुछ भी करता रहूं, बताता रहूं, डॉक्यूमेंट्स दिखाता रहूं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा कि प्रॉपर चैनल से, थ्रू सीबीडीटी, कि साहब मुझे 197 सीआरपीसी, सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन देती है टू प्रोसिक्यूट ए पब्लिक सर्वेंट, आप इनमें मुझे सैंक्शन दे दीजिए, मैं चिदम्बरम साहब के अगेंस्ट प्राइवेटली अपना प्रोसिक्यूशन कर लेता हूं, क्योंकि मुझे परेशान करके रखे हुए हैं। पूरा का पूरा इन्होंने भारत सरकार का ताकत जो है। बाद आपके पीएमओ से लेटर आ गया कि आप एविडेंस? पीएमओ से मेरे पास जुलाई, जनवरी देखा है, वो लेटर है यहाँ पे। हाँ, मैंने देखा हुआ, वो तो फाइल किया हमने हाईकोर्ट में, जुलाई, ये है, अभी दिखा देते हैं। जब तक लेटर दिखाएं तो मैं आपको एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ।
इन पे ब्रदर क्या हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज था। ये है ना, ये तो देखिए एक मिनट इन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज था। अब इनकी डिस्प्ले अथॉरिटी फाइनेंस मिनिस्टर है चिदम्बरम साहब। तो इन्होंने 7 बंदों की, जिसमें चीफ कमिश्नर है, लेडी चीफ कमिश्नर वेरी सीनियर, और एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, लेडी एडवोकेट, उस कमेटी ने इनको पूरी तरह एक्सोनरेट कर दिया। उसमें कंप्लेनेंट कौन थे? यही सुमना सेन 99, यही असीमा नेम 99। उसके बाद जब कमेटी रिपोर्ट गई ऊपर, तो पहले एक एसएस राणा होते थे जो रिटायर हो गए, उन्होंने कमेटी का एक्सप्लेनेशन कॉल किया, मेंबर पी थे वो, मेंबर पी थे कि आपने ये रिपोर्ट कैसे दी, मतलब आपने संजय श्रीवास्तव को फंसाया क्यों नहीं? फंसाया क्यों नहीं? उसके बाद रिपोर्ट गई चिदम्बरम के पास, तो चिदम्बरम ने दिसंबर 2012 में उस रिपोर्ट को 7 दिसंबर 2012 में उस रिपोर्ट को पूरे सिरे से ही खारिज कर दिया अंडर द सर्विस रूल्स। नो इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया बाय ए न्यू कमेटी, बाय ए न्यू इंक्वायरी। क्या हुआ उसके बाद नई कमेटी अपॉइंट करके उसने ये कह दिया कि आपको ये कमेटी की रिपोर्ट 28 फरवरी 2013 तक देनी है, और इनफॉर्मली सबको बुला बुला के कहा कि संजय श्रीवास्तव को नहीं फंसाओगे तो दिल्ली में रहना मुश्किल कर देंगे। और 28 फरवरी 2013 की फिगर इसलिए रखी ताकि ये रिपोर्ट मार्च के महीने में एसएस राणा के पास पहुंच जाए और मुझे डिसमिस कर दिया जाए। और 31 मार्च 2013 से पहले, जब एसएस राणा का जो रिटायरमेंट का टाइम था, उससे पहले इनको डिसमिस करके अब ये देखिए घर भेज दिया। अच्छा, राणा वो है जिसको पोंटी चड्ढा इमीडिएटली कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया। आज तक चिदम्बरम उसको डिफेंड करने नहीं आया कोर्ट में। हमने चिदम्बरम का नाम लेके लिखा हुआ है कि चिदम्बरम डिफेंड करने नहीं आया कोर्ट में। और सुनिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। राणा साहब जो हैं, एसएस राणा 75 बैच IRS, ये वो राणा है जिन्होंने पोंटी चड्ढा का सर्च लीक किया था, और इंक्वायरी करके देख ली जाए, दुबई में 20 करोड़ रुपया लिया। वही राणा है जो कहते हैं हर कैमरामैन को कहते हैं तेरे भी दिन बदलेंगे। हाँ, तेरे भी दिन बदलेंगे। और इन्होंने क्या किया कि सर्च लीक कर दिया, जिसमें 250 करोड़ रुपया IB इंटेलिजेंस था, 250 करोड़ रुपया वहां से गायब हो गया रातों रात। इनको कान पकड़ के निकाला उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने, चिदम्बरम साहब आए। 18 फरवरी 2012 को ऑर्डर निकाल के अनसेरेमोनियसली कान पकड़ के निकाला गया, ओवरनाइट चेंज किया गया, और इनको चिदम्बरम साहब वापस ले आए, मेंबर पर्सनल बना दिया। मतलब चोर के भरोसे छीके की रखवाली, बिल्ली के भरोसे छीके की रखवाली, बिल्ली को कहा के दूध की रखवाली करो। और ये आते इन्होंने खुराफात शुरू किया। इनको ब्रीफ दिया गया था कि मुझे किसी भी तरह से डिसमिस कर दो। खैर एनीवे, जो प्राइम मिनिस्टर को देखिए, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, देखिए क्लियर लिखा हुआ है, पॉलिटिकल सेक्शन, साउथ ब्लॉक सो एंड सो, SK श्रीवास्तव, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, रांची सो एंड सो, रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू लेटर नंबर सो एंड सो, ये मेरा ऑफिशियल लेटर है, एड्रेस टू द प्राइम मिनिस्टर सीकिंग सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 195 एंड 197 ऑफ CRPC। ये दोनों पब्लिक सर्वेंट के हैं। और एंड 19(1) ऑफ द PC एक्ट अगेंस्ट श्री P चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर। आपने स्पष्ट दिया P चिदम्बरम के खिलाफ, लेकिन इसके बाद भी कोई ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, ये तो आपको एड्रेस है। हाँ, PMO ने मुझसे मांगा, ठीक है, वो फेयर है, PMO इज फेयर दैट वे। Reference is invited to the letter number 41/2013 addressed to the Prime Minister seeking sanction of the prosecution under section 195, 197 CRPC 73 of PC Act against Sri P Chidambaram, Finance Minister. It may be mentioned that this office has not received the representation as referred to of so. ये ये मेरा प्रॉपर चैनल वाला कॉपी है जो सिविलिटी ने राणा ने फॉरवर्ड नहीं किया था, राणा दबा के बैठ गया। ठीक है। ये कहते हैं along with the material if any in support of the request for sanction for prosecution that you wish to place। तो आपने इसका जवाब दे दिया, मैंने डिटेल जवाब दे दिया, इसमें है, वो भी है, इसमें डिटेल जवाब दे दिया, एविडेंस दे दिया, आपको दिखा के भेजा था। मेरे को दिखाया था। तो अब क्या हुआ, इन द मीन टाइम एक और मजेदार चीज हुआ है कि मैं सिर्फ अकेला नहीं कह रहा हूँ। ये लेटर किस तारीख का था? ये लेटर जो है मैंने लिखा था 17 दिसंबर को। नहीं, उनका जवाब कब आया? 17 जनवरी 2013। तो उसका तो टाइम एक्सपायर हो गया 17 अप्रैल 2013। 18 अप्रैल को 4 महीने हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीना प्लस 1 महीना का। तो सैंक्शन स्टैंड टेक्निकली वी कैन क्लेम दैट सैंक्शन अगेंस्ट चिदम्बरम डीम्ड सैंक्शन स्टैंड्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो सुब्रमण्यम स्वामी वाला जो जजमेंट है मनमोहन सिंह के केस के हिसाब से आज के दिन में आई कैन अज्यूम दैट सैंक्शन हैज नॉट हैविंग बीन डिनाइड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड stands granted because they have not refused sanction to me. That is one. उसके बाद क्या हुआ जो आप दिखाते हैं? This very serious issue. मतलब आज के दिन में कोर्ट नो कोर्ट कैन रिफ्यूज टू टेक cognizance against चिदम्बरम।
अब देखिए, इवन दे आर ड्यूटी बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, वहाँ के एमपी हैं कैप्टन जनैन प्रसाद निषाद, बड़े अच्छे आदमी हैं, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर हैं। ये वही निषाद साहब जो निषाद साहब, हाँ। 71 की लड़ाई, नेवी में भी कैप्टन, और नेवी में भी रहे हैं, और बड़े अच्छे मतलब अपराइट ये हैं, और बड़े ये हैं, मतलब हमारे यहाँ बिहार में कास्ट कहा जाता है, और वहां से ये चुन के आते हैं, और उनके कास्ट की वहां मेजोरिटी नहीं, मतलब दूसरे कास्ट वाले इनको वोट देते हैं। मुजफ्फरपुर से जॉर्ज फर्नांडिस भी पहले इलेक्शन जीतते थे वहां से, तो इनको कहीं से पता चला, तो इन्होंने ये देखिए, इन्होंने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर को लिखा 96 MP JNP 13 डेटेड 21/1/2013। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा कि चिदम्बरम साहब का ऐसे ऐसे है, और उसकी कॉपी दी सीरियस, हाँ नहीं ये तो SFIO का है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, जो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में नहीं है, कॉमर्स मिनिस्टर क्या हुआ, इसे कहते कंप्लेंट अगेंस्ट थेफ्ट पब्लिक सर्वेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें इन्होंने लिखा है कि चिदम्बरम साहब ने पब्लिक थेफ्ट, ऐसे घपला किया है, तो उसपे SFIO जो कॉर्पोरेट फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करता है और कॉर्पोरेट मिनिस्टर के अंडर में है, क्योंकि यहाँ चिदम्बरम साहब का जोर नहीं है, तो इसमें इन लोगों ने लिख के दिया कि केस तो बनता है, लेकिन बिना गवर्नमेंट के सैंक्शन के। एक चीज बताएं जी, कैप्टन, जहां तक मेरी नॉलेज है कैप्टन निषाद हैं, ये कांग्रेस के हैं? नहीं, जनता दल यूनाइटेड के, नीतीश कुमार के। अच्छा। शरद यादव जिस पार्टी इस पे तो मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट के सैंक्शन के बगैर हम नहीं कर सकते, इन कंपनी एक्ट के सेक्शंस में इनमें मुझे गवर्नमेंट का सैंक्शन आप ले आइए, हम करेंगे। इन्होंने कहा कि केस बनता है चिदम्बरम के, वायलेशन ऑफ सेक्शन 235, 237, गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन चाहिए, वो लीगली SFIO सही बता रहा है, वो अपना बता रहे हैं। इसका क्या हुआ, ये भी दब गया, ये भी दबा हुआ है। कौन देगा सैंक्शन? जब मुझे इस तरह से परेशान कर रखा है तो सैंक्शन देंगे कि चिदम्बरम के पास तो रिपोर्ट गई होगी ना, के पास कुछ तो गया, निषाद जी को लेटर गया ना, ये तो मैं कहीं से मांग के लाया। That is from Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office। ये है ना 11 फरवरी, Addressed to कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद, 11 फरवरी 2013। फिर उन्होंने कोई दूसरा लेटर नहीं इशू किया? अब उन्होंने तो बता दिया कि हम बिना सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, बहुत काम होते हैं मेंबर पार्लियामेंट के पास, जब एक पता है कि चोर चोरी कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो चलो ठीक है दूसरे चोर को पकड़ा। अब जो है इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि 2011 में NDTV ने चूंकि ट्रैक क्लोज करने के लिए, अगर कंपनियां रहेंगी तो उनके रिटर्न फाइल होंगे हर साल, लाइव रिकॉर्ड्स होंगी, तो शेयर होल्डर मांग लेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज मांगेंगी, तो उससे बचने के लिए इन्होंने NDTV नेटवर्क PLC UK, जिसमें इन लोगों ने 300 मिलियन पाउंड हवाला से, जमा खर्च से जो 2G स्कैम का ब्राइब है रेज किया था, उस कंपनी को सुओ मोटो अपनी तरफ से बिना किसी पब्लिक नोटिस के वाइंड अप कर दिया। लेकिन वाइंड अप में यूके लॉ में, कंपनी लॉ में, यूके कंपनी एक्ट जो है 1987 में बना हुआ, उसमें उनका प्रोविजन है कि आपको नो नॉन क्रेडिटर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा कि क्रेडिटर्स को डिस्चार्ज करने के लिए एडिक्वेट फंड्स हैं आपके पास। उस दिन मार्च 2011 में वो जो 2000 करोड़ रुपया था या 300 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन वगैरह मिला के, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट मिला के 3,500 करोड़ रुपया था, रफली 10-20 लाख आगे पीछे छोड़ दीजिए। ये 3,500 करोड़ रुपया का इनको या तो पेमेंट करना था या यूके गवर्नमेंट को बताना था कि हमारे पास ये 3,500 करोड़ रुपया है, जिस पैसे से हम अपने क्रेडिटर्स को दे सकते हैं। ये पीसी चाको बता रहे हैं, तो ये पहले खत्म कर लें। तो 25 मार्च को इन लोगों ने सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फाइल कर दिया, मतलब हम सॉल्वेंट है, मतलब हमारे पास 3,500 करोड़ रुपया है। अब उस दिन इनकी बैलेंस शीट में टोटल पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख रुपया है, मतलब इनको अगर कंपनी को सड़क पे बेच दिया जाए तो भी 50 लाख रुपया ज्यादा नहीं निकलेगा, और पूरे तो पूरे मिलेंगे नहीं, कुर्सियां घिस गई हैं, सामान पुराना हो गया है, तो कभी भी आप 100 रुपए की चीज 100 रुपए में तो आप मिलेंगे नहीं, आपको दोबारा बेचेंगे तो 50 लाख की कंपनी आप बेचेंगे तो 25, 30, 35 लाख मिलेगा आपको। और ये कह रहे हैं कि 3,500 करोड़ रुपए हमारे पास है, कहां से आ गया? फर्दर स्कैंडल 28 मार्च को इन्होंने प्राइस वाटर हाउस कूपर ने, जो एक इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, प्राइस वाटर हाउस कूपर ने ये फाइल कर दिया नो नोन क्रेडिटर। दैट मीन्स 28 मार्च को इनका कोई क्रेडिटर नहीं बचा, मतलब 25 मार्च 2011 से 28 मार्च 2011 के बीच में इन लोगों ने 3,500 करोड़ रुपए पेमेंट कर दिए। कहां से आए? प्रणव राय जो इस कंपनी में, यूके कंपनी में डायरेक्टर हैं, प्रणव राय ने 21 मार्च को रिजाइन कर दिया। क्यों? इसलिए रिजाइन कर दिया कि लीगल लायबिलिटी प्रणव राय की पर्सनल ना बने, कुछ हो तो ये कह दे मैं तो डायरेक्टर था ही नहीं। NDTV के प्रणव राय, NDTV के प्रणव राय इज वन ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल दिस
ठीक है, तो इसलिए ये सारा फ्रॉड करके चूंकि कंपनी बंद कर ली, नोटिफाई कर दिया। अब आप मजेदार चीज देखिए कि 5,500 करोड़ रुपया का घपला हो गया और एक इन्वेस्टर नहीं खड़ा है पूछने के लिए कि साहब मेरा पैसा कहां गया। जो पैसा हमने आपको स्टेप अप कूपन के थ्रू दिया था, जिसपे आपको हमको इंटरेस्ट के साथ 2012 में वापस करना था, वो कहां गया, हम किससे वसूलेंगे। सीधा सा प्रिजम्पशन है कि कोई था रहे तब तो मांगे आपसे, पैसा तो इनका था, पैसा तो चिदम्बरम साहब का है। तो इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं। भाई कोई रहेगा, किसी ने पैसा मुझे दिया हो तब तो मुझसे मांगेगा। किसी को कहूं भाई 50 रुपया लो, इस कागज पे दस्तखत करो, जाओ यहां से। तो जब मैं उस कागज को फाड़ के फेंकूंगा तो उसको क्या लेना देना, भाई उसको तो मुझे दस्तखत करने के 50 रुपए मिलने तो मिल गए, वो अपना मालिक है, कागज फाड़े जाए जो करे। तो ये सारा चीज मिला करके अब क्या हुआ कि चिदम्बरम और एनडीटीवी डेस्परेट हैं। इस बीच में एक और प्रॉब्लम हो गया। एक तो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी ने प्रूव कर दिया कि इन दोनों मोहतरमाओं का चार्ज झूठा है। मैं सर्विस साइड में, गुप्ता जी ने सारा कंडक्ट किया, मैं वहां सारा मुकदमा जीत गया कि मेरा सस्पेंशन वाला फाइल है। स्ट्रक्चर पास किया चिदम्बरम का केस, कोर्ट ने नाम नहीं लिखा बट कंपीटिंग अथॉरिटी लिखा। उसका मतलब होता है सेट असाइड हुआ इनका खिलाफ। हमारे जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं, ये उनका डिस्प्ले अथॉरिटी थे, उन्होंने इनको रिस्टेट कर दिया। ये दोनों मोहतरमाएं हाई कोर्ट पहुंच गई उस ऑर्डर के खिलाफ कि इनको दोबारा सस्पेंड किया जाए। एक्सेप्ट कर लिया गवर्नमेंट ने, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बिल्कुल रूल से डेविएट नहीं किया। प्रणब मुखर्जी साहब ने, उन्होंने डीओपीटी की ओपिनियन ली, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की ओपिनियन मंगवाई, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनी थी फाइनेंस में, उसके पास भेजा, सब तरह से एग्जामिन करवा के और तब ऑर्डर एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट कराया, बिल्कुल परफेक्ट लीगल एंड फेयर तरीके से। 2011 को रिस्टेट हो गई है। अब इन दोनों औरतों को चूंकि पैसा दे रखा था एनडीटीवी ने कि किसी भी तरह से संजय श्रीवास्तव को नौकरी से बाहर रखो, क्योंकि इनका अभी लॉन्ड्रिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इन्होंने इन दोनों औरतों को फिर से पैसे दे करके ये दोनों औरतें पहुंच गई भारत सरकार के खिलाफ। और उसमें और मजेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एएसजी को इंगेज कर लिया, पता नहीं कैसे, लॉ ऑफिसर को इंगेज कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। परागपति त्रिपाठी एएसजी हैं, परागपति त्रिपाठी के थ्रू रिट फाइल कर लिया भारत सरकार के अगेंस्ट और ऑफिशियल कैपेसिटी में फाइल कर लिया, अपने ऑफिशियल सील मार मार के कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। मतलब भारत सरकार ने भारत सरकार के खिलाफ रिट फाइल कर दिया, ये कह के कि भारत सरकार ने जो मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट किया वो गलत है और चिदम्बरम साहब के ऊपर जू नहीं रेंग रहा है। कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस प्रदीप नंदराजोग ने पॉइंटेडली पूछा इनसे, एएसजी से, कि यू आर अपीयरिंग एज ए सीनियर एडवोकेट। इन्होंने कहा नो माय लॉर्ड, आई एम अपीयरिंग एज एएसजी। उसमें लिखा हुआ, ऑर्डर में लिखा हुआ है परागपति त्रिपाठी एएसजी, और यूनियन ऑफ इंडिया के लॉयर्स अलग है वहां पे। तो इन लोगों ने पहले तो कोशिश की कि मेरा सस्पेंशन कंटिन्यू कराएं, क्योंकि पैसे खाए बैठी थी। वो जस्टिस नंदराजोग ने एक बात कही और हम लोगों ने माना कि भाई ठीक है, हाईकोर्ट कह रहा है। उन्होंने कहा कि भाई हम आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं कैट का, आपने इन दोनों महिलाओं के बारे में जो इनके पर्सनल लाइफ के डिटेल्स लिख मारे हैं अपने पिटीशन में, आप इसको हटवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है साहब। उसको करेक्टनेस पे नहीं हटाया कोर्ट ने, रेलेवेंस पे हटाया। कहा कि दीज आर नॉट जर्मेन टू द कंट्रोवर्सी रेज्ड बिफोर द कैट एंड रिलीफ कैन बी गिवन अदरवाइज ऑल्सो। ये मच्छर बैठा है। तो अब जो इसमें है, हाँ, तो अब जो खेल हुआ इसमें कि कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, आपने इनकी पर्सनल लाइफ बता रखा है, अब इनका पर्सनल लाइफ है, अपने पर्सनल लाइफ में कुछ कर भी रही हैं, तो आपको क्या है, मतलब ठीक है, आपका क्या इसमें तकलीफ है? पर्सनल लाइफ बताया, पर्सनल लाइफ। अब ऐसा था कि भाई दो चीजें आई। एक तो मैंने आपको बताया कि इन महिलाओं को मोटा पैसा दे रखा था एनडीटीवी ने। एक बात बताऊं मुझे, हाँ हमारा हिंदुस्तानी कल्चर में जी, तो मेरे ब्रदर एडमिट भी करेंगे, एक औरत का अपना एक जमीर होता है, नारी का होता है। वो क्या पैसे के लिए इतना गिर सकती है कि काहे नहीं गिर सकती है? क्या दिक्कत है? कैसे? भाई सब औरत एक जैसा नहीं होती ना, औरत क्रिमिनल नहीं होती है। पैसा भी तो देखिए क्या है। 1 करोड़ रुपया एनडीटीवी ने खर्च कर दिया सोमनाथ सेन के फॉरेन ट्रिप पे। ज्यूरिक में डायमंड खरीदा जा रहा है, नोएडा में मकान खरीद के दे दिया। आप कैसे कह सकते हैं? 18 लाख में फ्लैट मिलता है नोएडा में, 4 बेडरूम 3 बेडरूम, वो भी एक लग्जरी सोसाइटी में। 50 से मुश्किल से 50 फ्लैट है, 1.5 एकड़ का प्लॉट है। 1.5 एकड़ के प्लॉट पे बिल्डर 300 फ्लैट बना देता है, अब बेच लेता है 20-20 स्टोरी खड़ा करके। इसमें मुश्किल से 3 या 4 स्टोरी है।
ओपन स्पेस है। आप एक बात बताओगे, अल्टीमेटली जब वंस व्हाट वी आर प्लानिंग फाइल ए कॉम्प्रिहेंसिव, तो आप सुमना सेन, असीमा ने, पीके मिश्रा, एसएस राणा, बता इनका नेक्सस कैसे बता रहे हैं, मतलब बेसिकली है ना कि मैं तो पर्सनल लाइफ यूज कर रहा हूँ आप लोगों के डर से, आप लोग मुझे मना करते रहते हैं डिटेल्स मत लिखो, अदरवाइज मैं तो शुरू में लिख ही देता था। नहीं तो ठीक है, जब आप लोग मुझे नहीं लिखने देते हैं, नहीं लिखेंगे तो ठीक है, परमिट्स। हाँ ठीक है, बता रहे हैं। अब सुनिए, एक तो इनका पैसा वाला एंगल था, दूसरा जो था, ये दोनों ही थॉरोली करप्ट ऑफिसर हैं। इन्होंने क्या किया कि 10 तरह के उल्टे सीधे ऑर्डर कर करके, जैसे सुमना सेन ने एनडीटीवी के केस में घपला किया, अशीमा नेब ने क्या किया कि वो एक सेक्शन है हम लोग का 154, ये जो रिव्यू का पावर है ना, उसका लिमिटेड वर्जन है कि जो बिल्कुल एपरेंट मिस्टेक है, जैसे 2+2 किसी ने 5 लिख रखा है या 3 लिख रखा है, जिसमें 2 ओपिनियन हो ही नहीं सकता और जहां कोई मेंटल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए रेक्टिफाई के लिए है। इन्होंने क्या किया कि सब्सटैंटिव इश्यूज जहां पे ह्यूज डिस्प्यूट्स हैं, एसएससी कहता है कि मेरा टैक्स नहीं बनता है, ऑडिट कहता है कि बनता है, बेसिकली आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, आप इंडिविजुअल्स के खिलाफ। गवर्नमेंट से मेरा क्या लेना है? गवर्नमेंट मुझे चिदम्बरम साहब ने तंग किया है क्योंकि चिदम्बरम साहब को अपना 5,000 करोड़ का घाटा बचाना है। यू आर एग्रीव्ड अगेंस्ट द इंडिविजुअल एक्ट ऑफ चिदम्बरम। भाई आज चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहेंगे, फिर चीजें सुधर जाएंगी। प्रणब मुखर्जी साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने, चीजें सुधरने लगा। बेसिकली यू आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नमेंट से मेरा क्या है? प्रेसिडेंट मेरा एम्प्लॉयर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे कोई हार्म नहीं किया है, ही हैज बीन फेयर टू मी। पॉइंट you are having no grievance with PMO. No. You are having no grievance with प्राइम मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर में आता नहीं है। grievance with P Chidambaram. I have grievance against Mr. P Chidambaram and a bunch of corrupt and morally depraved officer जो कैट ने वर्ड यूज किया, आपने ऑर्डर आर्गुमेंट किया था, ये कैट का वर्ड है कि अगस्त 2008 वाला जो ऑर्डर है, तो ये लोग जो मिलके इन्होंने एक सिंडिकेट बना लिया है। उसका नहीं ऑर्डर है मेरे पास, उसमें लिखा था, वो हमारे एलके जोशी साहब थे, एलके जोशी साहब का है, उन्होंने लिखा था कि जो सस्पेंशन का कारण क्या है कि इट्स बिकॉज ही वाज जस्ट ओपनिंग द पंडारा बॉक्स फॉर द अगेंस्ट द करप्ट ऑफिसर्स, वो लिखा उन्होंने। उसमें उन्होंने कैट ने वर्ड यूज किया है करप्ट एंड मोरली डिप्रेव्ड, एंड ऑन दैट बेसिस द सस्पेंशन ऑर्डर वाज सेट असाइड। यस, वो मतलब लार्जर बेंच में गया था, वहां से इशू, लीगल इशू। अब जो पर्सनल लाइफ का वही बता रहे हैं कि इन लोगों ने क्या किया कि जब इन दोनों औरतों ने, महिलाओं ने, जो अफसर है हमारी, इन लोगों ने मिलके केसेस में घपले करके पैसे कमा लिए मोटे। पीके मिश्रा जो महा डिबॉच अफसर है, जो 1988 में जिसने, अच्छा पीके मिश्रा की वो कहानी बताओ मुझे। आप बता रहा हूँ ना सर, एक करके बता रहा हूँ। नहीं, वो कहानी बताओ जिसमें इसने रूम रेंट किया, कौन सा बता रहा हूँ ना, वही पे आ रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे आ रहा हूँ, क्योंकि इनके लिए आई नो दैट स्टोरी। पीके मिश्रा ने क्या किया कि 2004 में जैसे चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने, ये हालांकि पोस्टिंग इसके पहले हो गई थी, लेकिन ये ज्वाइन नहीं कर रहा था। चिदम्बरम साहब के फाइनेंस मिनिस्टर बनते इसने सीवीओ में ज्वाइन कर लिया जुलाई 2004 में। अब इसने वहां पे अपनी रैकेटिंग शुरू कर दी। तो इसने क्या किया कि ये दोनों 99 बैच के अफसर हैं, अशीमा नेब की पोस्टिंग अपने अंडर में करा ली। बरजिंदर सिंह साहब जो बाद में चेयरमैन हुए, ये चीफ कमिश्नर थे, मैं आयर एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन था। मैंने जाके कंप्लेन किया कि साहब इतने जूनियर अफसर को विजिलेंस में क्यों पोस्ट किया जा रहा है, इसको आता क्या है, मतलब काम सीखेगी तब तो दूसरी गलती निकालेगी। तो बरजिंदर सिंह ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा तुमको। तो ये चला गया सीवीसी कंप्लेन करने। पी शंकर जो खुद एक डिबॉच अफसर थे, लेबर को राजमिस्त्री का काम दे दिया। पी शंकर ने चेयरमैन सीवीडीटी थी शोभा मजुमदार, उनको फोन करा के अशीमा नेब की पोस्टिंग करा दी नवंबर 2005 में। अब क्या हुआ कि एक दूसरा रैकेटिंग चला कि पीके मिश्रा ने एक फ्रॉड किया था 1988 में, एक बिल्डिंग की टेनेंसी कैंसिल कर दी थी 2 लाख रुपए और कुछ और लेकर के, कुछ और बता देंगे आप लोग कहिएगा तो, एक बंगाली हीरोइन को लेकर के। तो उसका मैटर चल रहा था। उसमें 1996 में कलकत्ता हाईकोर्ट में सिविल सूट फाइल हुआ। 2006 में हम लोग हार गए, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हार गया। 9 करोड़ रुपया, 9.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को पीनल रेंट देने के लिए कहा गया हाईकोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में एसएलटी हार गए या नहीं गए। मेंबर पर्सनल ने इसके अगर डिसमिसल प्रोसीडिंग रिकमेंड किया, चिदम्बरम ने ड्रॉप कर दिया। उसके लिए क्या किया इसने, पीके मिश्रा ने, कि बैंगलोर में एक नेशनल विजिलेंस कॉन्फ्रेंस का बखड़ा खड़ा कर लिया। कॉन्स्पिरेसी चेन्नई से हैच हुई। चेन्नई ऑफिस ने कहा कि हम बैंगलोर में एक नेशनल विजिलेंस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें विजिलेंस पॉलिसी डिसाइड करेंगे, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा ऑफिशियली
एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है चीफ कमिश्नर्स और डायरेक्टर जनरल का, जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रिजाइड करता है, और उसमें साल भर की पॉलिसी डिसाइड होती है। उसमें बिजनेस पॉलिसी भी डिसाइड होता है। वो उस साल हो चुका था 2005 में। आइडिया था कि अशीमा नेब को नाम बदल के पीके मिश्रा की बीवी बना करके सुमना सेन को नाम बदल के या जैसे भी छुपा के ले जाया जाएगा और वहां से चिदम्बरम को इनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अशीमा नेब को आशिमीना नेले बना के ले जाया गया, श्रीमती पीके मिश्रा बना के रखा गया। और चिदम्बरम के वेयर अबाउट्स की डिटेल्स नहीं है मेरे पास, बट चिदम्बरम की एक बड़ी अच्छी आदत है कि अपनी फिएट चला के कहीं भी चले जाते हैं, रात में छुप छुपा के, और चले आते हैं। डडवाल साहब पुलिस कमिश्नर थे, मधुकर गुप्ता साहब होम सेक्रेटरी थे। डडवाल साहब का रिपोर्ट है, मुझे पता है कि साहब इनको मना करिए, होम मिनिस्टर बनने के बाद ये अकेले फिएट चला के न जाया करें, कुछ भी हो सकता है रात को ये वही करने के लिए। तो ये बड़ा आसाम से बेंगलोर और चेन्नई के बीच में 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 200 किलोमीटर आप इधर से चला लीजिए, 200 किलोमीटर उधर चला ले, 4 घंटा इधर 4 घंटा उधर, 4 घंटा बीच में करिए, फिर वापस निकल लीजिए। अशीमा नेब 3 दिन ट्रेसलेस हैं। सुमना सेन ने तो और मजेदार काम कर दिया। सुमना सेन ने अपने टीए बिल में लिखा हुआ है, वो टीए बिल लोग मुझे नहीं देते हैं मांगने के बाद भी, मतलब सीआईसी के अलाउ करने के बाद भी, कहते हैं मिसिंग है, कोट एंड कोट। अंग्रेजी मेरी खराब हो सकती है, आप लोग देखिए। सिंस मिस्टर मिश्रा हैज ऑलरेडी क्लेम द रूम रेंट, आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव इट अनकोट। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हुआ इसका कि मिश्रा साहब ने रूम का किराया ले लिया तो मैं कैसे लूं? क्योंकि सरकार में एक कमरे में अगर 4 अफसर लगे तो सरकार एक ही किराया देगी, क्योंकि सरकार खर्चा देती है, सरकार इंटाइटलमेंट नहीं होता है। तो अगर मैं किसी अफसर के साथ रूम शेयर कर लूं तो किराया तो उतना ही सरकार देगी ना जितना हम लोगों ने खर्च किया, अदरवाइज वो अलग अलग कमरे में रहे। और सुमना सेन पीके मिश्रा के साथ क्यों रहेगी? उसका अलग कमरे का इंटाइटलमेंट है, सरकार को अलग कमरे में रहेगी तो अलग से किराया देगी सरकार। तो सुमना सेन पीके मिश्रा के साथ बाहैसियत मियां बीबी, सूट नंबर 10, इन्फेंट्री रोड, गेस्ट हाउस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बैंगलोर, 16 नवंबर 2005 से लेके 19 नवंबर 2005। और अशीमा नेब जो श्रीमती पीके मिश्रा बन के घूमी है रही हैं, वो 19 मार्च को सुबह 6 बजे गेस्ट हाउस से गायब हो गई। 19 नवंबर को सुबह 6 बजे गेस्ट हाउस से गायब हो गई। 21 नवंबर 2005 को 4:30 बजे एयरपोर्ट पे प्रकट हुई दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए। टीए बिल में लिख रखा है कि आई वॉज इन बैंगलोर। एक दूसरी चिट्ठी में बाद में लिखा है कंप्लेन कमेटी के सामने कि मैं तो हम्पी गई थी। हम्पी बैंगलोर से 600 किलोमीटर है, आंध्रा बॉर्डर पे है, बेलारी के पास। बैंगलोर से हम्पी अगर बाई रोड जाया जाए तो 15 घंटे लगेंगे, और पूरा का पूरा कर्नाटका का जंगल पार करना पड़ता है, जो वीरप्पन वाला एरिया था। ट्रेन से जाएंगे तो भी रात भर लगेगा, किसी ट्रेन में लिस्टेड नहीं है। हम्पी के आसपास जो हॉस्पिट टाउन है, हम्पी में कुछ नहीं है, हॉस्पिट की किसी होटल में लिस्टेड नहीं है, किसी गेस्ट हाउस में लिस्टेड नहीं है। तो शरीर का जो रिक्वायरमेंट है, पखाना पेशाब का जो है, तो क्या बोतल में? ये बैंगलोर के फार्म हाउस में रखी गई थी चिदम्बरम साहब के शौक के लिए और बाकी लोगों के लिए। एक तो ये अशीमा ने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पहले नहीं देखा होगा आप लोगों ने, मैं दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट। सारे लोगों ने करके सारे डॉक्यूमेंट होगा अल्टीमेटली। ये देखिए, अच्छा इसकी 2 कॉपियां बनवा देंगे, कंप्लीट सेट बनवा देंगे, मेरा क्लर्क बनवा देगा। ठीक है। ये देखिए श्रीमती अशीमा ने, ये देखिए डेट देखिए 19/11/2005। ये ऑफिशियली जो इन्होंने सरकार को बताया है कि 11 जुलाई 2013 को इन्होंने शादी किया है। तो उस समय किसकी बीवी थी श्रीमती? चलिए इसको छोड़िए, गेस्ट हाउस वाले ने लिख दिया। ये देखिए दिल्ली जिमखाना क्लब का मेंबरशिप का वेटिंग लिस्ट रजिस्टर है, ये गूगल से मैंने निकाला। ये देखिए गूगल के ये इंटरनेट सिग्नेचर है। इंडियन मैरिड, ये भी छोड़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखो ये देखिए इनकम टैक्स रिटर्न, इट्स ए स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट। ये देखिए अशीमा ने, ठीक है, ये मेंबरशिप का वेटिंग लिस्ट रजिस्टर है। इसमें मैरिटल स्टेटस मैरिड, ये 1 नवंबर 2011 का स्टेटस है। ये कैसे है बता देंगे मैं भी आपको। ये देखिए इनकम टैक्स रिटर्न, ये इनकम टैक्स रिटर्न है, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है, अंडर वेरिफिकेशन फाइल होता है। ये एफिडेविट है, मतलब इसमें 340 का प्रोसिक्यूशन हो सकता है और डिपार्टमेंट करता है। श्रीमती अशीमा ने, और ये खुद अशीमा ने अपने फाइल साल की ये 6-7, मतलब 31 मार्च 7-8 है ना, 31 मार्च 2007 फाइनेंशियल ईयर 2006-2007 में ये अपने को श्रीमती अशीमा ने भर के फाइल कर रही है स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट। तो किसकी बीवी है ये? जिमखाना क्लब में प्रकाश चंद्रा, मिलाप जैन, ए के हांडा, पी के मिश्रा। हस्बैंड का नाम क्या है?
बताएं, ये बताएं ना, मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं गालियां देता हूं। इनके हस्बैंड का नाम क्या है? ये झूठ क्यों बताती है मैरिटल स्टेटस अपना? अगर नहीं शादी हुई तो बता देनी शादी हुई। बहुत बच्चों की शादी नहीं हो जाती है। ये इसलिए अपने को श्रीमती बोलती हैं कि जो जिमखाना क्लब में रात में कॉटेजेस में जाती रही हैं, कभी प्रकाश चंद्रा के साथ, कभी पीके मिश्रा के साथ, कभी ए.के. हांडा के साथ, तो वहां क्या बोलेंगे? वेटर हंसेगा ना। तो वहां की मैं तो शादीशुदा हूं, फलाने की बीवी हूं, इनकी बीवी हूं, उनकी बीवी हूं। यही काम बैंगलोर में हुआ। तो इन लोगों ने क्या किया, विजिलेंस इंक्वायरी से बचने के लिए पीके मिश्रा जो पुराने इस तरह के नोटोरियस हैं, जो पूरा डिपार्टमेंट जानता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछिएगा तो बता देगा कि पीके मिश्रा की क्या करतूत है। पीके मिश्रा का अपना बच्चा पीके मिश्रा के साथ सेफ नहीं है, छोड़ दिया जाए तो उसको भी ना छोड़े ये आदमी। ये पीके मिश्रा के साथ इन लोगों ने नाजायज रिलेशंस बनाए और उनके साथ नाजायज रिलेशन रखना शुरू किया कि इनकी विजिलेंस इंक्वायरी ना हो। जो मेरे खिलाफ जो इन्होंने पूछा था कि कोई औरत क्यों अपने को बदनाम करेगी, उसका एक कारण ये भी है, ये पीके मिश्रा को किस मुंह से मना करें। मना करेंगे तो इनकी सीडी बना के घुमा देता कि देखो मेरे साथ नंगे हो सकती हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? इतना ही तो कह रहे हैं कि सीबीसी जाके कह दो कि तुम्हारा रेप करता है, तुमको मोलेस्ट करता है, तुमको असॉल्ट करता है। इस मजबूरी में इन लोगों ने किया। मैंने इनको 20 जुलाई 2006 को डीओ लेटर लिखा कि भाई मुझे इस तरह से बदनाम मत करिए आप लोग, अगर कोई शिकायत है तो प्रॉपर कंप्लेन करिए, इंक्वायरी होने दीजिए। चुप रही। मेरे कंप्लेन पे सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने, मेंबर पर्सनल के ऑर्डर से 4 दिसंबर 2006 को इनको शो कॉज इशू किया हुआ है कि पैरा वाइज डिटेल्ड कमेंट ऑन द कंप्लेन ऑफ एस.के. श्रीवास्तव। जवाब नहीं दिया इन्होंने। और चिदम्बरम साहब ने इन लोगों के, चिदम्बरम साहब के खुद इनके साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, चिदम्बरम साहब ने, एनडीटीवी ने मिलके, चूंकि एनडीटीवी की इंक्वायरी होगी तो चिदम्बरम वहां फंसे बैठे मिलेंगे, फंसे मिलना में चिदम्बरम को फंसना है। तो चिदम्बरम ने अपने को बचाने के लिए या अपनी बेनामी कंपनी को बचाने के लिए, बरखा दत्त को बचाने के लिए, प्रणव रॉय को बचाने के लिए, चिदम्बरम साहब ने इन औरतों को आगे करके, इनको खड़ा करके, इनसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगवा के मुझे सस्पेंड किया और मुझे 3 साल सस्पेंड रखा इलीगली, एक इलीगल चार्जशीट के जोर पे। वो चार्जशीट आज सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर, नॉनेस्ट डिक्लेयर कर दिया, और इसलिए कि इंक्वायरी ना हो, क्योंकि उसी पीरियड में एनडीटीवी उस पैसे को लॉन्डर कर रहा था। इनकी लॉन्ड्रिंग जाके कंप्लीट हुई है 2012 में। जो आज के दिन में जो एनडीटीवी के जो अभी कमिश्नर हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं, अरुण भटनागर साहब, वो इनके झांसे में नहीं है, इनके ताबे में नहीं है, डर में नहीं है। उन्होंने 1 साल में 700 करोड़ का एडिशन करवाया है, 2 साल रीओपन करवाया है, वो चल रहा है अपना जो लॉ के हिसाब से जो है उसमें चलेगा। तो ये जो पर्सनल लाइफ की बात थी कि इन लोगों के, इन दोनों महिलाओं के न केवल पीके मिश्रा के साथ बल्कि और भी पेपर छोड़ दो आप, और उसके बाद मतलब 2-3 सेट बनाएंगे, दोबारा वी विल हैव वन मोर मीटिंग। एक चीज बताइए आप, मेरे दिमाग में, ध्यान से सुनो आप जी, ध्यान से सुनो। हाँ, मेरे दिमाग में शुरू से ये खुरापात चल रहा है, क्योंकि आप बोले नहीं है, खुरापात क्या आइडिया है। आइडिया चल रहा है मेरे दिमाग में, बहुत ही सोच के। अल्टीमेटली देखो, हाई कोर्ट में एक हमारा डिफेंस था कि दैट यू मे बी सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। नहीं, हमने बताया कोर्ट को कि हमारी डिफेंस, बिकॉज मैं तो आपके बहुत ज्यादा साथ रहा हूं। मैं तो धर्मेंद्र जी भी साथ रहे हैं, बट दूसरे फील्ड में। अल्टीमेटली आपको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, वहां से पागल खाना विमेंस में भेज दिया गया अल्टीमेटली। वहां पर ये जो आपकी रिपोर्ट आई, ऐसा है, सुनिए, चूंकि क्या हुआ था बीच में कि जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर बन गए, तो उसके पहले जैसा मैंने बताया कि सीबीसी के कहने के बाद भी इन लोगों ने डर के मारे एफआईआर नहीं किया, क्योंकि पुलिस चिदम्बरम के कंट्रोल में नहीं थी, एनडीटीवी के कंट्रोल में नहीं थी। जैसे चिदम्बरम होम मिनिस्टर बनते हैं, मेरे खिलाफ 2 एफआईआर करा दिया गया। बेलेबल ऑफेंस थे, 509 के एलिगेशंस थे, मतलब पुलिस ने 509 का एफआईआर किया, दोनों एफआईआर दोनों औरतों ने किया। पश्चिमा ने, सुमोना सेन ने मिलकर बाराखम्मा में एक एफआईआर किया। उसके पहले और मजेदार है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में ये कंप्लेन कराएं, जिसका सिर्फ 498A का जुरिसडिक्शन है, मतलब हस्बैंड अगेंस्ट क्रुएल्टी अगेंस्ट मैरिड वुमेन। अब पुलिस वाले भी हंसते हैं कि साहब आपकी इनसे कब शादी हो गई, क्योंकि मैं इनसे या तो शादी करूं, इनकी मेरे से शादी हो, या इनके हस्बैंड से मेरी रिश्तेदारी हो, मतलब इनका ससुराल का रिश्तेदार हूं, इनको तंग करूं, न लेना न देना न उधोकर, न मुझे कुत्ते ने काटा, मैं इनकी तरफ देखूं भी। तो इन दोनों ने पहले तो 498 में डाला, वहां इनकी जब दाल नहीं गली, पुलिस वालों ने भगा दिया, तो इन लोगों ने बाराखम्बा थाने में, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कनाट प्लेस को एक कंप्लेंट डाल दिया
जिसमें इनको उस समय कुछ पता नहीं था हवा में कि साहब मैं इनके खिलाफ चिट्ठियां लिखता हूं, इनकी इंक्वायरी करा देता हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। पुलिस वालों को कुछ नहीं सूझा, चूंकि उस समय होम मिनिस्टर चिदम्बरम हो गए थे और पुलिस वाले पहले तो मना कर देते, अभी मना नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों ने 509 में एक एफआईआर कर लिया, एफआईआर नंबर 153 ऑफ 2009। उसमें मुझे नोटिस मिला, मैं गया, मुझे अरेस्ट किया पुलिस ने, बेल दिया, मैं आया। अशीमा नेब ने इस बात को छुपा के कि अशीमा नेब सुमना सेन के साथ मिलके एक एफआईआर ऑलरेडी कर चुकी है, और इन लोगों ने दिल्ली का जुडिशन बनाने के लिए, दोनों रहती हैं नोएडा में, इन्होंने दिल्ली में अपने ऑफिस को अपना घर बता के ये एफआईआर फाइल कर लिया कि दिल्ली पुलिस का जुडिशन बन जाए। नोएडा वाले तैयार नहीं थे, नोएडा वाले चिदम्बरम के अंडर में नहीं थे, उन्होंने भगा दिया इन दोनों औरतों को, भगो यहां से, कोई केस नहीं बनता है। तो इन्होंने क्या किया कि 2 एफआईआर करा दिए। मैं कोर्ट में बेल के लिए खड़ा हूं और मुझे पुलिस ने बाहर अरेस्ट कर लिया। खैर कोर्ट की मेहरबानी हुई, कोर्ट ने मुझे बेल दे दिया, रेगुलर बेल दे दिया। दूसरे केस में भी मुझे पुलिस स्टेशन में एसएचओ ने बेल दे दिया, ही वॉज फेयर। ये करके पुलिस ने कोई पर्सनल बदतमीजी नहीं की मेरे साथ, बल्कि कर्टियस थे। मैं जब गया आरकेपुरम थाना में, भाइयों ने मुझे बड़ी इज्जत से बैठाया, एसएचओ ने भी आके बात की और कहा कि साहब अब ये कानूनी प्रोसीजर है, आप सीनियर गवर्नमेंट अफसर है, हमें अपना काम करने में। बिल्कुल ठीक है भाई, एक एफआईआर हो गया है तो पुलिस को अपना काम करना पड़ेगा। उन्होंने किया और कोई बदसलूकी नहीं हुई मेरे साथ, लेकिन चूंकि मुझे कोर्ट का प्रोटेक्शन मिल गया था इसलिए, अदरवाइज इन लोगों का प्लानिंग था, इन दोनों औरतों का और चिदम्बरम का और ये एनडीटीवी का, कि मुझे थाने में बुलवा के मेरे ऊपर ये कह देंगे कि मैंने असला छीनने की कोशिश की, भाइयों को थप्पड़ मार दिया और फिर नॉन बेलेबल सेक्शन लगा के मुझे जेल में रखेंगे, बेल नहीं होने देंगे। खैर कोर्ट की मेहरबानी थी, मैं बच गया। उस बैकग्राउंड में चूंकि एनडीटीवी में होम मिनिस्टर हो गए थे ये, तो उस पीरियड में मेरे खिलाफ क्रिमिनल केसेस करा दिए, मैंने भुगता, उसको जेला, सब कुछ किया, चल रहा है वो। अब क्या हुआ कि मैंने देखा कि चिदम्बरम साहब चूंकि होम मिनिस्टर हैं, मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, और प्रणब मुखर्जी साहब न्यूट्रल थे, मतलब उनका था कि भाई जो मेरिट पे जो बनेगा, जिसका भी बने, मेरे फेवर में, मेरे अगेंस्ट में। तो उस पीरियड में ही सारे मुझे निजात मिला। मेरा सस्पेंशन क्वैश हुआ, सरकार ने माना, मेरा प्रमोशन ऑर्डर रिलीज करने के लिए कहा, सरकार ने माना, रिलीज किया, मुझे मेरे सारे एरियर्स दे दिए गए, मेरी पोस्टिंग दिल्ली में कर दी सरकार ने। चिदम्बरम साहब जैसे वापस आए फिर मुझे तंग करना शुरू किया। तो मैंने क्या किया कि मैंने मार्च में, मतलब मैंने पहले कंप्लेन किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि हमारे लॉ में है कि हमको लीगैलिटी ऑफ इनकम से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आदमी कहता है कोई डकैती करके पैसा कमाता है तो ठीक है भाई, हमको उसमें टैक्स दो। डकैती में होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो दूसरी एजेंसी का काम, वो देखेगी। डकैती काम मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी से भी अगर पैसा आता है तो हम उसमें भी टैक्स लेंगे। हमारे लिए इनकम है, लीगल इलीगल से मतलब नहीं है, वो सेटल्ड है, पुराना सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया हुआ है। तो हमने इनको लिखा है कि सुमना सेन ने जो ब्राइब लिया उसका तो असेसमेंट होना चाहिए, उस पर टैक्स तो देगी। जो यूरोप में घूम के आई मौज मजाक करके पूरे परिवार के साथ, उसका टैक्स कहां गया? तो वो सारा इश्यू एग्जामिन करके फाइनली मार्च 2012 में सुमना सेन का 4 साल का असेसमेंट रीओपन किया गया टैक्स नहीं देने के लिए। उसके अगेंस्ट सुमना सेन हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट ने बढ़िया ऑर्डर पास करके, दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर 2012 को जस्टिस रविंदर भट्ट और जस्टिस आरवी ईश्वर के बेंच ने बहुत बढ़िया एक स्पीकिंग ऑर्डर, जो डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑर्डर है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई कंप्लेनेंट का मोटिव कुछ भी हो सकता है, हमें उससे क्या लेना देना, उसका रेमेडी जहां है वहां जाइए। आप तो ये बताइए कि ये मेरिट पे जो केस है इसका क्या जवाब है। मतलब कोई आदमी अगर किसी मोटिव से भी कंप्लेन कर रहा है और कंप्लेन सही है तो जिस एजेंसी का जो है वो इंक्वायरी करेगी। तो अपहोल्ड हो गया। अब इन लोगों के पास पैनिक हो गया, चिदम्बरम के अगेंस्ट भी सैंक्शन मांग लिया मैंने, और ये सारे असेसमेंट मार्च 2013 में बार हो रहे थे। तो असेसिंग अफसरों ने, हालांकि मैं सीनियर अफसर था, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि साहब आप हमारे विटनेस हैं, आपके कंप्लेन पे हमने इंक्वायरियां शुरू की हैं और हाईकोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है कि इंक्वायरी बिल्कुल सही शुरू हुई है, तो अब आप आइए गवाही दीजिए। तो मैंने कहा मुझे आम आदमी ट्रीट करो, मैं तुम्हारा सीनियर डिपार्टमेंट में हूं, इसमें नहीं हूं। मुझे स्टैट्यूटरी समन्स दिए गए, मैंने अपने बॉसेस को बताया और मैंने गवाही देनी शुरू की। उस पर ये लोग पैनिक हो गए कि सुमना सेन की इंक्वायरी अल्टीमेटली एनडीटीवी की इंक्वायरी होगी, एनडीटीवी की इंक्वायरी चिदम्बरम साहब की इंक्वायरी होगी, अब इसको कैसे रोका जाए। इन लोगों ने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी खड़ी कर ली, और जब हमने कंटेम्प्ट में कहा कि साहब कंटेम्प्ट में हमारा मिसहैंडलिंग हो गया, मैं अपने वकील से कहता रहा कि भाई राकेश टिक्कू साहब से कि आप इसको डिफेंड करिए। उनका अपना लाइन ऑफ थिंकिंग था, ठीक है सीनियर एडवोकेट है, उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। उसमें मुझे 15 दिन का कन्विक्शन हो गया, सिविल इम्प्रिजनमेंट 4 जनवरी 2013 को। मैंने उसकी अपील फाइल की डिवीजन बेंच के सामने एज पर लॉ। उसमें कामनी जायसवाल जो मेरी एडवोकेट थी, उन्होंने कहा कि साहब हमारे क्लाइंट की हालत भी तो देखिए, कितना ट्रॉमा है उसके, मतलब कितना परेशान है वो आदमी ये करके। उनका इंटेंशन ये था
कि भाई किसी को इतना परेशान करिएगा तो कहीं ना कहीं तो आदमी गुस्सा में कुछ करेगा। खैर, हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आप इतने परेशान हैं तो आपका हम टेस्ट कराते हैं, आप वीमेंस जाइए। वीमेंस गए हम लोग, वहां इन लोगों ने मिलके, इन दोनों महिलाओं ने, एनडीटीवी ने, चिदम्बरम ने, इन लोगों ने मिलके, और हमें पक्का यकीन है, प्लस नीरज किशन कौल एक सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने ही मिलकर, नीरज किशन कौल भी उसमें इन्वॉल्व है, जो दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और जो इन दोनों महिलाओं के एडवोकेट हैं, उन्होंने मेरा ब्रीफ लेने से मना कर दिया था इसी कंटेंट में। इनफैक्ट फाइल ले ली थी, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जब हम लोग शाम को गए ब्रीफिंग के लिए, तब कहा कि भाई सॉरी, मैं इन दोनों महिलाओं का एडवोकेट पहले हो चुका हूं, जो ठीक है, रीजनेबल बात है, जब दूसरी साइड के एडवोकेट हो चुके हैं और आदमी नाम से नहीं कलेक्ट कर पाता है कि उस केस में ऑलरेडी इंगेज है, तो खैर उन्होंने मना किया, हमने कोई बात नहीं, हमने फिर दूसरे एडवोकेट के पास गए, अरविंद निगम के पास गए, फिर राकेश टिक्कू साहब के पास गए, इस तरह से चला। तो उसमें इन लोगों ने क्या किया कि वहां के डॉक्टरों को, खास करके एक डॉक्टर आरपी अरोड़ा था गायनेकोलॉजिस्ट करके, उसको वीमेंस में होने का कोई मतलब नहीं था, और प्रेमलता चावला को एक रिंटा थियांग साइकोलॉजिस्ट, नताशा रिंटा थियांग, इनको पैसे पूसे खिला के इन लोगों ने ये लिखवा लिया कि मैं पागल हूं। और उसके बेसिस पे इन लोगों ने 1 मार्च को, इसमें सिविलिटी भी शामिल है, कंटेम्प्ट में भारत सरकार का क्या लेना देना, मेरे और कोर्ट के बीच में ज्यादा कंप्लेनेंट वहां प्रेजेंट रह सकता है कोर्ट को बताने के लिए साहब कैसे हुआ है कंटेम्प्ट, भारत सरकार उसमें बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेंडर, उसमें सीबीडीटी ने अपने लॉयर को खड़ा करके और मेरी वहां शिकायत कर करके एक ऑर्डर निकलवा लिया कि चूंकि मैं मेंटली अनसाउंड हूं, तो मुझे कोई काम न दिया जाए और मेरा लिखा हुआ कुछ भी कॉग्निजेंस न लिया जाए, मतलब डकैती हो जाए, मर्डर हो जाए, चूंकि मैं कहूंगा कि मर्डर हुआ है तो कुछ नहीं करेगी पुलिस, मेरे घर में आग लग जाए, मेरे घर में कोई घुस के मुझे लूट ले, जान मार दे मेरा, लेकिन मैं पुलिस को नहीं कह सकता कि साहब मेरे घर में आग लग गया। खैर, हमने उसको भी किया। अच्छा, हाईकोर्ट ने ये भी इन लोगों ने ऑर्डर कराया हाईकोर्ट से कि साहब इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी इनको न दीजिए। अब एक तरफ तो मुझे आप पागल कह रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे मेरी मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखने देंगे, मेरे बीवी को नहीं देखने देंगे, मेरे वकील को नहीं देखने देंगे, मैं अपना इलाज कैसे कराऊं? और वीमेंस जो मुझे पागल कह रहा है, इलाज कुछ नहीं बता रहा है, मुझे ये कह के कि आप बिल्कुल ठीक है, घर जाइए, मुझे घर भेज दिया, और कोर्ट में कह देता है कि मैं पागल हूं। और प्रेमलता चावला और डॉक्टर आरपी अरोड़ा ये लोग कोर्ट में मौजूद थे 18 मार्च को, और इन लोगों ने कोर्ट को कहा कि मैं पागल हूं। खैर, मेडिकल रिपोर्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी हुई, उन्होंने डायरेक्शन दिया कि मेडिकल रिपोर्ट दी जाए। तो 16 मार्च को हमें मेडिकल रिपोर्ट दी गई हाईकोर्ट से, रजिस्ट्रार जनरल ने इनको बुला करके दिया, मुझे फोन किया, मैंने इनको कहा जाके लेके आए। उसके बाद हमने एप्लीकेशंस लगाए कि साहब ये रिपोर्ट गलत है, हम इसको रिवर्ट करेंगे। कोर्ट ने हमको अपॉर्चुनिटी भी दी, खैर कोई बात नहीं। अब मेडिकल रिपोर्ट तो कंक्लूजन था, हमने वीमेंस से पूछा कि भैया आपने किस बेसिस पे हमें ये कह दिया। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1956 जो है, उसमें प्रोविजन है कि अगर कोई पेशेंट अपना रिकॉर्ड मांगे तो आपको 72 घंटे के अंदर रिकॉर्ड देना है। इनका फ्रॉड यहीं पे क्लियर हो गया कि जैसे हमने इनसे रिकॉर्ड मांगा, इन्होंने देने से मना कर दिया कि नहीं देंगे आपको रिकॉर्ड। चलिए, मुझे नहीं दे रहे हैं, मेरी वाइफ ने मांगा उसको नहीं दे रहे हैं, मेरे लॉयर ने मांगा उसको नहीं दे रहे हैं। अब वो जद्दोजहद चली, हम फाइनली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में गए, हमने वहां कंप्लेन किया, हमने रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेन किया। रिहेबिलिटेशन काउंसिल इंडिया के जो चेयरमैन है, डेकोरेटेड सोल्जर हैं, 1971 के गोरखा रेजिमेंट के वेटरन हैं, जनरल इयान कार्डोजो, उन्होंने एक किताब भी लिखी है परम वीर चक्र अवार्डीज पे, बड़े अच्छे, मतलब इट इज रियली फाइन जेंटलमैन, ए वेरी फाइन सोल्जर। ही इंटरवीन, उन्होंने डायरेक्शन दिया रिंटा थियांग को कि दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। लाइकवाइज मेडिकल काउंसिल ने प्रॉपर इंक्वायरी जब शुरू कराई और इन लोगों को समन किया, वीमेंस के चेयरमैन डॉक्टर सबरवाल, जो अदरवाइज बहुत अच्छे आदमी हैं और जिनको खास कुछ पता नहीं था, इन लोगों ने उनके पीठ पीछे शायद सब खुराफात किया था, प्रेमलता चावला, आरपी अरोड़ा और ये नताशा रिंटा थियांग। तो इन लोगों ने वहां बिल्कुल पलटी मार दिया, कहते नहीं साहब ये तो बिल्कुल ठीक है, कहां पागल हमने, कब किसने कहा पागल? तो हमने वहां का ये कहते नहीं, वो हाईकोर्ट को समझ में नहीं आया हमारा ऑर्डर, मिसअंडरस्टूड एंड मिस इंटरप्रिटेड, और चूंकि कंफ्यूजन हो रहा तो अपना रिपोर्ट रिकॉल कर ले रहे। हमने कहा साहब ये तो अजीब बात हुई, यहां आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, हाईकोर्ट में कहते हैं पागल है। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनको डायरेक्शन दिया है कि आप खुद एफिडेविट फाइल करके आइए कि ये पागल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, और आपने इनको कभी पागल नहीं कहा। वो एफिडेविट इन लोगों ने 16 मई को फाइल किया। हमने उसके बाद ऑर्डर के रिकॉल के लिए लगाया, वो हियरिंग चलती रही, बेंच थोड़ा चेंज होता रहा कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली 8 अक्टूबर को राम जेठमलानी साहब ने इस केस में बहस करके हाईकोर्ट के सामने, और जजमेंट रिजर्व है। अब जो बताता हूं इसका फायदा किसको हुआ। पहला फायदा हुआ सुमना सेन को। सुमना सेन की न केवल इनकम टैक्स इंक्वायरी बंद कर दी गई, बल्कि उसकी विजिलेंस इंक्वायरी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में थी, उसको भी बंद कर दिया। एक एसएम निगम महाचोर, करप्ट,
डिबॉच आदमी है, डीजी विजिलेंस सीबीओ, इसने ये कह के कि कोई विजिलेंस एंगल नहीं है, एसएससी के खर्चे पे चूना लगा के सरकार को विदेश घूम के आएगी ये, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। विजिलेंस इंक्वायरी बंद कर दी। राणा ने इनकम टैक्स अफसर को डरा धमका करके इनकम टैक्स इंक्वायरी बंद करा दी। सुमना सेन 30 मार्च को आईटीओ को 30 मार्च को हमारे अफसरों को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। 31 मार्च को 12 बजे के पहले कोई घर नहीं जाता जनरली, क्योंकि सारे काम खत्म करने होते हैं, लिमिटेशन होता है। 30 मार्च को सुमना सेन के घर भेजा गया है इनकम टैक्स ऑफिसर को, सुमना सेन के असेसिंग अफसर को, कि जाकर के सुमना सेन से पूछ के आओ कि वो क्या ऑर्डर चाहती है। और वो गरीब ऑफिसर हमारी नोएडा गई है स्टेटमेंट लेके, और वहां अशीमा नेब ने ऑर्डर बना के दिया है कि ये ऑर्डर साइन करो, नहीं तो तुमको सस्पेंड करा देंगे, चार्जशीट करा देंगे। और उसने डर के मारे 31 मार्च को किया। उसके पहले 28 मार्च को अभिसार शर्मा, जो सुमना सेन का हस्बैंड है, उस ऑर्डर को क्लोज करके उस ऑर्डर की कॉपी दे दी गई, और ये कहा गया है कि सुमना सेन पे कोई ब्राइब नहीं दिया गया, अभिसार शर्मा को एनडीटीवी ने छुपा के पैसे दिए। लेकिन सुमना सेन के असेसिंग अफसर को कॉपी दे दी गई, एनडीटीवी के असेसिंग अफसर को कॉपी नहीं दिया गया, जबकि इसका एडिशन एनडीटीवी में भी होना था। और 8 मार्च को एनडीटीवी के असेसिंग अफसर ने लिख करके ये फाइंडिंग दिया हुआ है कि सुमना सेन को जो ब्राइब दिया है एनडीटीवी ने, वो परमिसिबल एक्सपेंडिचर नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा, वो डिसअलाउ होगा। इसको इग्नोर किया गया। तो अभिसार शर्मा बेनिफिशियरी हो गया, सुमना सेन बेनिफिशियरी हो गई, ऑटोमेटिकली एनडीटीवी बेनिफिशियरी हो गया। क्योंकि चिदम्बरम भी बेनिफिशियरी हो गया। एक एक करके बता रहे हैं क्या हुआ। चिदम्बरम भी बेनिफिशियरी क्या हुआ एक एक करके, जब 2010 में ये दोनों महिलाएं मेरा सस्पेंशन नहीं कंटिन्यू करा पाई, तो इनको अगला ब्रीफ दिया गया कि तुम एक रिट फाइल करो और इसका प्रमोशन कम से कम रुकवाओ। क्योंकि 17 मई 2010 को इन्होंने कोर्ट से जो किया था, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि मेरा प्रमोशन इमीडिएटली रिलीज किया जाए विद ऑल कंसिक्वेंशियल बेनिफिट्स। वो भी मामला चल रहा था। 3 नवंबर 2010 को एसीसी ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर और ये चिदम्बरम साहब भी हैं, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने मिलकर मेरा प्रमोशन रिलीज कर दिया। चिदम्बरम ने वहां भी खोचा लगाया। एसीसी का काम सिर्फ ये देखना है कि प्रमोशन देना है कि नहीं देना है। चिदम्बरम ने जबरदस्ती फाइल पे लिखा कि मेरे खिलाफ और भी इंक्वायरी की जाए, ये एसएससी का मैंडेट ही नहीं है, फाइल पे लिख दिया। जिसकी वजह से जो प्रमोशन ऑर्डर आया एसीसी सेक्रेटेरिएट से, उसमें लिख के आया कि इनकी और जगह जो इंक्वायरी है उसकी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा है। चिदम्बरम साहब को इतनी मुझसे खुंदक हो रही थी कि चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर थे, मेरा प्रमोशन रोक नहीं पाए, तो इंक्वायरियां शुरू करा दिया होम मिनिस्टर। खैर, वो भी मैंने झेला। उसके बाद इन लोगों ने हाईकोर्ट को झूठ बोल के, मिसलीड करके, फ्रॉड करके मेरा प्रमोशन रुकवा दिया। हमने उसको भी झेला। 28 अप्रैल 2011 जस्टिस अनिल कुमार साहब के बेंच ने बढ़िया ऑर्डर किया, स्ट्रिक्चर पास किया, इनको गालियां दी एक तरह से जुडिशियल लैंग्वेज में, और कहा कि प्रमोशन रिलीज करो नहीं तो कंटेम्प्ट होगा सेक्रेटरी का। इन्होंने सारे पापड़ बेले, एजी तक गए। जब एजी ने भगा दिया, एसजी ने भगा दिया, एसजी ने भगा दिया, तो झक मार के 11 तारीख को, चूंकि 12 तारीख को रेवेन्यू सेक्रेटरी सुनील मित्रों को कोर्ट ने समन कर रखा था, और जस्टिस बाली और एलके जोशी साहब का बेंच था, इन्होंने बड़ा स्ट्रांग व्यू लिया कि क्या बदतमीजी है। तो रात में 11 मई के रात में 11 साढ़े 11 बजे मुझे प्रमोट करके ऑर्डर को वेबसाइट पर डाला गया, और मुझे चेयरमैन सिविलिटी ने अगले दिन सुबह कहा कि भाई सरकार की तरफ से जाकर के ये मामला क्लोज करा दो। ऑर्डर में जस्टिस बाली ने लिखा है कि अगर मैं माफी नहीं दूंगा तो ये मामला क्लोज नहीं होता, बट फॉर द रिलीफ गिवन बाय द पिटिशनर। मतलब मैंने कहा कि साहब मेरा प्रमोशन हो गया तो जाने दे, मैं कंटेम्प्ट प्रेस नहीं कर रहा हूं। खैर, इसके बाद इन लोगों ने एक रिट और फाइल किया, ये तो प्रमोशन नहीं रोक पाए। तो मार्च 2011 में, जिसमें ये कंटेम्प्ट का बखेड़ा खड़ा हुआ है, इन्होंने एक रिट फाइल कर लिया कि सरकार के में मेरा इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, मैं सस्पेंड, मैं चार्जशीटेड, मैं सड़क पे मैं खड़ा, अब पूरी सरकार मेरे ही ताबे में, मतलब। तो इसलिए जो है मेरी इंक्वायरी रेवेन्यू सेक्रेटरी करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू सेक्रेटरी सुनील मित्रा जो थे इनके साथ मिले हुए थे। कोर्ट ने ये सब इंटरटेन नहीं किया। 21 जुलाई 2011 को सिर्फ इतना कहा कि 90 दिन में इंक्वायरी कंप्लीट करो। 90 दिन में नहीं हो पाया, 1 साल बाद हुआ, लेकिन हुआ। तो जब ये कहीं से एनडीटीवी वाले घेर घार के नहीं पा रहे थे, और इनको लगा कि ये महिलाएं भी अब मेरा कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो एफआईआर का भी कुछ खास नहीं निकला, तो इन लोगों ने ये नई स्कीम निकाली कि मुझे कंटेम्प्ट में फंसाया जाए। जैसे सुमना सेन को 28 मार्च को नोटिस इशू हुआ है, इन लोगों ने कंटेम्प्ट फाइल कर दिया कि मैं कोर्ट का ऑर्डर वायलेट कर रहा हूं। मैंने जो 2 अप्रैल 2012 को एक कंप्लेन लिखा है, वो लेटर नहीं है, कंप्लेन है सुमना सेन के कमिश्नर को। कंप्लेन और लेटर में फर्क है।
उस सारी डिटेल्स मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अक्टूबर 2011 में लिखा है, जहां पे ये दोनों औरतों को बचाने के लिए सीबीडीटी ने मेरे खिलाफ और स्टेट ऑफ यूपी के खिलाफ एक रिवीजन फाइल कर रखा है कि नोएडा सीजीएम नोएडा ने जो ऑर्डर किया है कि इन महिलाओं के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन का एफआईआर करके इंक्वायरी करे पुलिस, उसको न करने दिया जाए। तो मैंने उसमें सारी बात बताई, इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। फरवरी 2012 में मेरी रिट पिटीशन है कटक हाई कोर्ट में उड़ीसा में, पीके मिश्रा के यहाँ के अगेंस्ट मंडमास मांग रहे हैं हम कि इनकम टैक्स की प्रॉपर इंक्वायरी हो। उसमें सारी बात बता रखी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मार्च में जैसे असेसमेंट रीओपन हुआ, क्योंकि वो इंक्वायरी सिर्फ सुमना सेन की नहीं होती, अगर सुमना सेन ने ब्राइब लिया है तो एनडीटीवी ने ब्राइब दिया है, तो अगर सुमना सेन के हाथ में ब्राइब प्रूव होता है तो एनडीटीवी के हाथ में ऑटोमेटिकली प्रूव होता है। तो उसको बंद कर, एनडीटीवी की इंक्वायरी होती है तो चिदम्बरम की इंक्वायरी हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए यहां दिल्ली हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल कराया गया, और उसमें इन लोगों ने झूठ बोला। जेठमलानी साहब ने बड़े अच्छे सोफिस्टिकेटेड तरीके से कोर्ट को बताया कि साहब, कोर्ट वॉज नॉट मेड अवेयर दैट ये ऑर्डर ऑपरेट ही नहीं कर रहा है, लैप्स कर रहा है। एंट्री ऑर्डर 1 मार्च का जो 21 जुलाई को लैप्स कर गया, उसका कंटेम्प्ट 2011 के लैप्स्ड ऑर्डर को 2012 में कंटेम्प्ट बता के झूठ बोल वो तो एक सब्जेक्ट मैटर है ना, विच इज अंडर बता रहे हैं। उतना तो चूंकि जेठमलानी साहब ने कहा है तो उतना तो हम बोल ही सकते हैं। तो अब उसमें मुझे करा लिया गया। अब इनको दिक्कत था कि किसी भी तरह से चिदम्बरम के अगेंस्ट सैंक्शन बचाना है। सरकार को पता था कि जितनी मटेरियल मैंने दी है उसके बाद सैंक्शन मना कर नहीं सकते, मना कर देंगे तो अच्छा क्लोज कर, ठीक है। जैसा आई थिंक मैं तो पूरा तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। आपके एचपी सिंह साहब नहीं आए, वो कह रहे थे कि मीटिंग वो डॉक्टर के यहाँ गए थे, लगता है वहां फंस गए। उनका फोन आया था, कह रहे थे कि हम कल बैठ लेंगे अलग से। टोटल जो है अब एक अमाउंट, मतलब आपको ये देखना जरूरी है ना कि आफ्टर पब्लिक का लॉस क्या है। मेरा तो जो हुआ है वो पब्लिक का लॉस मुझे मालूम है, जो पब्लिक 5,500 करोड़ रुपए का पब्लिक लॉस है। 5700 करोड़ रुपया का कंसीलमेंट है, 5500 करोड़ रुपया लॉन्डर किया है एनडीटीवी ने, 5000 करोड़ रुपया का ब्राइब चिदम्बरम का है, और मैं नहीं कह रहा हूं, सीबीडीटी कह रही है। वो पन्ने 700 करोड़ तो एक असेसमेंट ईयर का, एक साल में एनडीटीवी में 700 करोड़ रुपया का इवेजन है, और 2000 करोड़ इसमें है लगा हुआ है, 2000 करोड़ का यही वाला है, इसमें भी है 2000 करोड़। इस पे इन्होंने एनडीटीवी वालों ने एडजुडिकेशन भी आर्बिट्रेशन में फाइल किया है, हमारे एक्ट में आर्बिट्रेशन होता है। ये जो है अभी दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देख लीजिए, मतलब लॉसेस हैं तो नेट 641 आया, लेकिन है एक्चुअली 700 करोड़। तो ये 641 करोड़ 8,11,990 रुपया, ये कंसीलमेंट है एनडीटीवी का। इन्होंने 64 करोड़ का लॉस रिटर्न फाइल किया था, ये माइनस का मतलब हो गया लॉस, ठीक है, और ये पॉजिटिव इनकम है। तो 700 करोड़ रुपया जोड़ के 64 करोड़ उसमें घट गया, तो 641 करोड़ रुपया बचा। ये अभिसार शर्मा के केस में जो सबसे मजेदार चीज है, जो एक चीज आप लोग ये जरूर देखिए, ये एनडीटीवी का चिट्ठी देखिए। एनडीटीवी कहता है, जब फाइनली पूछा गया एनडीटीवी से कि भाई सुमना सेन को आपने विदेश कैसे घुमा दिया, इन लोगों ने, जो मैं बता रहा था कि हाईकोर्ट में इन दोनों महिलाओं ने फॉल्स एफिडेविट दिया है कि साहब अभिसार शर्मा का सैलरी पैकेज था बाल बच्चों के समाज, बीवी बच्चों के समाज विदेश घूम के आना साल में, हर साल। एनडीटीवी कहता है पैरा 5 और 6 में, इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू द एनुअल वेकेशन अब्रॉड, we would like to submit that the company has not provided annual vacation abroad to any of its employees. Travel to abroad was an entitlement which was given to Avisar Sharma and other employees for official purpose. Official purpose है, तो सुमना सेन कैसे चली गई? उनका जाने कोई मतलब नहीं, असेसिंग अफसर है, भारत सरकार का अफसर जो उसका इंक्वायरी करेगा, मतलब दरोगा जो है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो एक्यूज के खर्चे पे विदेश घूम के आ रहा है। ऑफेंस अंडर पीसीआई, दैट इज ऑफेंस अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स, इट्स अ वायलेशन ऑफ कंडक्ट रूल्स। मतलब एनडीटीवी की असेसिंग अफसर एनडीटीवी का काम कर रही है। चलो ये पेपर सारे कंप्लीट करो। और ये अभिसार शर्मा का असेसमेंट है, ये देख लीजिए, इसमें पूरी फाइंडिंग आ रही है कि इसने टैक्स इवेट किया है सारा। तो टोटल जो है 5500 करोड़ रुपया लॉन्डर किया एनडीटीवी ने, एक बार 2000 करोड़, एक बार 3500 करोड़, और 5700 करोड़ रुपया कंसील अमाउंट। टोटल फिगर 5500 करोड़ कैसे बनी?
5500 जो 300 मिलियन पाउंड है ना, तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो बनता है करीब 2000 करोड़ रुपया। 10-20 करोड़ आगे पीछे छोड़ देते हैं 2006 में, 2006 ठीक है। और 2011 में जब इन्होंने नो नोन क्रेडिटर एंड सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फाइल किया, तो दो चीजें होती हैं कि या तो इन्होंने 3500 करोड़ रुपए, मतलब जो 300 मिलियन पाउंड है उस पर इंटरेस्ट और एक्सचेंज रेट 2006 में 65 से 70 रुपया था पाउंड स्टर्लिंग का रेट, जो 2011 में 85 रुपया 86 रुपया हो गया था, तो 20-25 रुपए ऐसे बढ़ गए। तो ये जो पैसा है ये करीब 3500 करोड़ रुपया होगा। मतलब इनको अगर 2011 में वापस करना है तो 3500 करोड़ रुपया वापस करना पड़ेगा। बाकी 2000, तो 2000 वहां के और 3500 करोड़ रुपए यहाँ के। अब हमारे लॉ में क्या है कि अगर किसी की देनदारी है और अगला लेने से मना कर दे तो सरकार का हिसाब बड़ा क्लियर है कि भाई तुमको तो लॉटरी निकल गया ना, मैं किसी को मुझसे 10,000 रुपए लेने हैं और उसने कहा कि चलो जाओ छोड़ दिया, तो सरकार कहती है कि 30% हमें भी चाहिए। तो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है कि लायबिलिटी रिटर्न ऑफ हैज टू बी शेयर्ड विद द गवर्नमेंट, मतलब उस पर टैक्स दो, वो इनकम हो जाता है। तो 3500 करोड़ रुपया जो इन्होंने लॉन्डर कर लिया गया, तो पेमेंट किया 50 लाख रुपया इनके बैलेंस शीट में है, तो अगर पूरी की पूरी कंपनी एट पार भी बिक जाएंगी तो 50 लाख ही तो मिलेंगे। तो 3500 करोड़ रुपया कहां से पेमेंट कर दिया, इसका मतलब अनअकाउंटेड इनकम है। तो वो लॉन्ड्रिंग वहां से 3500, दो मिलकर 5500 करोड़ रुपए बने। चिदम्बरम साहब का तो फाइल पे लिख रखा है सीबीडीटी ने कि 5000 करोड़ रुपए इन्होंने लिया है, जो पन्ने पाड़ दिए जो गए। पन्ने चिदम्बरम साहब ने फड़वा दिए अपना ये करने के लिए, या गायब कर दिया, मुझे नहीं दे रहे हैं, मतलब तो इसलिए मैं गायब कर रहा हूं। 5700 करोड़, चूंकि 200 करोड़ रुपया स्टार टीवी वाले में घपला है, उस पर टैक्स बनता है 3500 करोड़ रुपया, क्योंकि हमारा टैक्स का हिसाब बड़ा क्लियर है। सरकार 15% इंटरेस्ट लेती है, जितना डिफॉल्ट डिले होता जाता है पेमेंट का, और स्टैट्यूटरी इंटरेस्ट है, हमको डिस्क्रिप्शन नहीं है किसी को छोड़ने का। सेक्शन 234C में, ए में, बी में वो कंपल्सरी इंटरेस्ट हमको लगाना ही है, मतलब वो मैथमेटिकल सिस्टम कैलकुलेट करके दे देगा कितना बना, जैसे टैक्स इतना बना उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है। तो टैक्स और इंटरेस्ट बन के बनता है 3500 करोड़ रुपया। तो आपने चिदम्बरम ने एक तो 5000 करोड़ रुपया का ब्राइब लिया, नंबर 1, एनडीटीवी ने उसको लॉन्डर किया, नंबर 2, नंबर 3 उस पर टैक्स इवेट किया, नंबर 4 सरकार को चूना लगाया, पब्लिक एक्सचेकर को चूना लगाया। और चूंकि मैंने इंक्वायरी कर ली, दूसरे अफसरों ने इंक्वायरी कर ली, तो उन सारे अफसरों को घेर घेर के मारने की कोशिश की गई। किसी का ट्रांसफर करा दिया, किसी को पागल करवा दिया, किसी को कुछ कर दिया कि एनडीटीवी की इंक्वायरी न हो। जैसे एनडीटीवी की इंक्वायरी होगी चिदम्बरम फंसते हैं, सुमना सेन की इंक्वायरी होगी एनडीटीवी फंसता है। तो इन इफेक्ट न तो सुमना सेन की इंक्वायरी होने दे रहे हैं चिदम्बरम साहब, न अशीमा नेब की इंक्वायरी। अशीमा नेब 2009 में मॉरिशस में रहा आई, वहां के 5 स्टार रिसोर्ट में रहा आई, 1100 यूरो का कमरा लेके रही, 10 दिन रही। 1100 यूरो का मतलब हो गया 1 लाख रुपया, 88 रुपया एक्सचेंज रेट था। उस पर टैक्स लगाइए, 1.25 लाख रुपया का कमरा है, आने जाने का हवाई जहाज पे किराया, और अकेले नहीं है, +1 है, मतलब साथ में कोई और आदमी है, कौन है वो बताएं। 60,000 रुपया खर्चा बता रही है सरकार को। 60,000 में तो टिकट नहीं आएगा एक आदमी का, ये 2 आदमी गई है, और वहां 1.25 लाख रुपए के कमरे में रही है। ठीक है, पोंटी चड्ढा ने दिया होगा, गई तो उस काम से थे। पोंटी चड्ढा दुनिया में नहीं है, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सारा जो अच्छा, ये सारे पेपर मुझे सवेरे मैं रख लीजिए, तो मैं सवेरे फोटो कॉपी करके दे दूंगा, मुझे 3 कॉपी है, और एक ये भी है ना, एक HP सिंह साहब को दे दूंगा मैं, और उसके बाद देन विल डिस्कस। इनको नहीं बुलाएंगे हम, क्योंकि अल्टीमेटली, क्योंकि बिकॉज ही सफरर, एक्चुअली ये सफर्ड ए लॉट, तो थोड़ा सा इस एंगल से हम खुद डिस्कस करेंगे विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ डिस्कस करके देन विल डू द बेस्ट पॉसिबल